तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिया गया दैट इज अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस। एक कमेटी बनाई गई, आप बोल सकते हो पार्लियामेंट के द्वारा, जिनके द्वारा क्या जुडिशरी के ऊपर कुछ स्टडी की गई और जुडिशरी के लिए कुछ सुजेशन दिए गए हैं। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। और इस कमेटी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको एनुअली अपने जो असेट्स हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या करना चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे केस आता है ना कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज ने क्या है, किसी से रिश्वत ली होगी और उसके हक में आप बोल सकते हो फैसला सुनाया होगा। अगर ये आप इल्जाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या मिनिस्टर्स के ऊपर लगा सकते हो या फिर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर लगा सकते हो तो इनके ऊपर भी तो लगना चाहिए। तो अगर आप बात कर रहे हो कि एक आपके पास पॉलिटिशियन है, उसको इलेक्शन में खड़े होने से पहले अपने सारे के सारे एसेट्स जो है वो अनाउंस करने होंगे, बताने होंगे। इससे क्या होता है कि कल को मान लो वो जीत जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम से क्या है उसकी प्रॉपर्टी में आपको पीक देखने को मिले। अगर देखने को मिल रही तो इट मींस वो बंदा क्या है, एमपी एमएलए बनने के बाद करप्शन कर रहा है। वो अपने क्रिमिनल चार्जेस को भी अनाउंस करे, न्यूज़पेपर्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने जितने भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं उनके एसेट के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताए लोगों को। ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है हमेशा। अभी पार्लियामेंट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये एनुअली रिपोर्ट्स निकाले और अपने जजेस, अपने स्टाफ का जो भी एसेट है, जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी है, वो जनता को बताए। जिससे क्या होगा, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें, मान लो आज उनके पास 14 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगले साल रिपोर्ट में पता चलता है कि उस बंदे की प्रॉपर्टी 20 करोड़ की होगी, उससे अगले साल पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी 25 करोड़ की होगी। इस तरीके से कैसे बढ़ रही है वो। इससे आप ये आइडिया लगा पाओगे, जनता को पता चल पाएगा कि ये जो आपका जस्टिस प्रोवाइड करने वाली बॉडीज है, क्या यहाँ पे कोई करप्शन या ब्राइबरी ये सब तो नहीं चल रहा। सिंपल। और ये बोला किसने है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। और स्टैंडिंग कमेटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडिंग कमेटी जो बोलती है दोज आर रिकमेंडेशंस, वो बाइंडिंग नहीं होता है। उसको अगर पार्लियामेंट मान ले तो ठीक, ना माने तो भी ठीक, जस्ट सुजेशन लेने के लिए ऐसी कमेटीज को बिठाया जाता है। और इन कमेटीज ने यहाँ पे क्या बताया है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास जुडिशरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन सुजेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो और अपना नाम देने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का नाम देना कि स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला था। सिंपल। सबसे पहले देखो जो इश्यूज है, नंबर 1 इशू है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशरी। ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं कि जज के द्वारा फैसला कैसे लिया गया है, किन बेसिस के ऊपर लिया गया है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हो। आप रिवाइजरी पिटीशन डाल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुझे ये सजा सुनाई है, दोबारा से मुझे इसमें क्या है कुछ चेंजेस करवाने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जजेस ने गलती की। तो आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करोगे, इसके ऊपर कोई कोर्ट है नहीं। और यहाँ पे आप खुद सोचो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही वर्डिक्ट को चेंज क्यों करेगा। मान लो 1 साल पहले कोई वर्डिक्ट सुनाई गई और 1 साल के बाद उसी वर्डिक्ट के खिलाफ आपने अपील की, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टोटली ऑपोजिट वर्डिक्ट थोड़ी ना दे देगा, क्योंकि अगर देगा तो क्वेश्चन मार्क क्या खड़ा होगा कि पहले जो आपने वर्डिक्ट दी थी मतलब उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। तो चांसेस आर वेरी लेस। बताया नहीं जाता है कि किन बेसिस के ऊपर, आम जनता को नहीं पता होता किन बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन लिया गया है। दूसरी चीज, अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट की भी बात करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करें तो कौन करता है अपॉइंटमेंट, रिसेंटली पढ़ा है हमने, प्रेसिडेंट करता है। किसकी सलाह के ऊपर, कॉलेजियम की सलाह के ऊपर। कॉलेजियम किस बेसिस के ऊपर बंदों के नाम सामने रख रहा है, इसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के वो जो 5 सीनियर मोस्ट होंगे, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज, वो उस बंदे का नाम प्रेसिडेंट को देंगे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए, जो उनका फेवरेट होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ है। तभी हम बात करते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, हमारे पास प्रेजेंटली नहीं है। हमारे पास क्या होता है,
स्टेट जुडिशियल सर्विसेज या प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विसेज। उससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज बनाए जाते हो, आप हाई कोर्ट के जज सीधा नहीं अपॉइंट हो पाओगे। अगर आप इंडियन जुडिशियल सर्विसेज बनाते हो और आप ये रखते हो कि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस उनको करवाया जाएगा, देन सीधा उनको क्या है, हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिया जाएगा। ऐसी रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है। जुडिशरी के जो एक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने की जरूरत है। जनता को नहीं पता है जुडिशरी अंदरूनी तौर पे कैसे वर्क कर रही है। सिंपल। नेक्स्ट इसमें देखो, recommend enacting law requiring judges of Supreme Court and High Court to declare asset annually। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी में ये बोला कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जनता को बताओ कितनी है, एनुअली रिपोर्ट्स में मेंशन करो। नंबर 2, emphasize that asset disclosure enhance trust and credibility in the judiciary। ऑटोमेटिकली अगर आप अपने एसेट जनता को बताओगे और आप जनता देखेगी कि एसेट इनका उतने का उतना ही चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है इनकी प्रॉपर्टी में, तो इट मींस वो बंदा करप्शन नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, जनता का जो विश्वास है जुडिशरी के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। ये हमें पता है कि हमारे देश में जुडिशरी, चाहे आपकी लोकल जुडिशरी हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह क्या है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग चलते हैं, बहुत सारे डिलेज है। 10-10 सालों के लिए, 15-15 सालों के लिए इन्वेस्टिगेशन चलती रहती हैं और केसेस का निपटारा नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे क्या कारण आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो, establish 4 or 5 regional benches of Supreme Court wherein regional benches may decide appellate matters। वो बोल रहे हैं कि आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली लेवल पे बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे मतलब क्या है कि एक ईस्ट इंडिया में अपना दफ्तर खोल दे, एक साउथ इंडिया में अपना दफ्तर खोल दे, एक वेस्ट इंडिया में खोल दे, एक नॉर्थ इंडिया में, एक सेंट्रल इंडिया में, 5 दफ्तर खोल दो अपने। और उस रीजन के जितने भी हाई कोर्ट से अपील्स आ रही हैं, वो रीजनल दफ्तर जो आपके होंगे उनको वो संभाल ले। आपको दिल्ली में ना जाना पड़े, क्योंकि दिल्ली में अगर पूरे देश से अपील्स आती है, क्योंकि जितनी भी हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट से जितनी भी अपील्स आती है कहां पे आती है, सारी की सारी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट के रीजनल लेवल पे दफ्तर होंगे तो वो रीजनल जो अपील्स होगी सारी की सारी वो संभाल लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपका बर्डन कम होता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी वर्किंग क्या है, इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर रीजनल दफ्तर खोलने की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको क्या है, ऑफिसर्स को बिठाना पड़ेगा, जुडिशियल ऑफिसर्स को। तो मतलब क्या है, नई अपॉइंटमेंट्स भी आपको करवानी पड़ेगी। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। कुछ हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में जो क्या है, एनुअली रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, लेकिन बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं जो एनुअली कोई रिपोर्ट नहीं निकालती। किस चीज की रिपोर्ट नहीं निकालती, फॉर एग्जांपल कितने केसेस उनके पास रजिस्टर हुए, कितने केसेस उन्होंने सॉल्व किए, कितने केसेस उनके पेंडिंग है, इन सब के ऊपर सालाना एनुअली कोई रिपोर्ट नहीं आती। कुछ गिनी चुनी है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला की जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एनुअली रिपोर्ट्स निकाल देती है। दिल्ली हाई कोर्ट भी निकालती है, लेकिन ज्यादातर जो आपकी हाई कोर्ट्स है वो ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करती। अब सिंपल सी बात है, एक तो आप 5 साल के बाद रिपोर्ट निकालो कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में हाई कोर्ट के पास इतने केसेस आए, इतने सॉल्व कर दिए इतने टाइम में और इतने पेंडिंग है, क्या फायदा उस चीज का। आप सालाना निकालो, छोटे छोटे सेक्शंस में निकालो और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप टाइम के साथ टैकल करते चले जाओगे और इतनी ज्यादा पेंडेंसी आपको केसेस में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो आप फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स होती है आप उनको बना पाओगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है कि किसी खास मुद्दे के ऊपर कोर्ट बना दी, उस कोर्ट का काम ही ये है उस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। जल्दी से जल्दी कितना, 6 मंथ के अंदर अंदर। ये फास्ट ट्रैक वाला काम हमारे देश में 2011-12 से स्टार्ट हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बहुत स्लो है। वो कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, लेकिन वहां पे भी 2-2 साल लगा रही है वो केसेस को सॉल्व करने में, हालांकि लगने कितने चाहिए, 6 महीने। राइट। तो इस तरीके की चीजें करने की जरूरत है अगर आप जुडिशरी में इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ जी सर जो विमेन सेल ये सब आ जाते हैं, ये किस में आते हैं? ये जो मतलब ये भी तो वो करवाते हैं, जैसे विमेन सेल हो गया जहाँ पे जो लेडीज के वो होते हैं, जैसे डोरी को लेके ये वो इन चीजों वो को लेके। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे वुमेन सेल हो गया वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कई जगहों पे क्या बोलते हैं, डीसी, कई जगहों पे बोलते हैं डीएम। जहां पे डीसी बोला जाता है उसके पास कोई जुडिशियल पावर्स नहीं होती हैं, जहां पे डीएम बोला जाता है वहां पे क्या है, वहां पे जुडिशियल पावर्स भी दी जाती है। और ऐसे वुमेन सेल हो गया, या फिर जितने भी लोकल लेवल पे आप बोल सकते हो न्यायालय हो गए। एक चीज और चल रही थी न्यूज में, नारी अदालत। नारी अदालत हमारे देश में बोला जा रहा है कि अगले 6 महीने में हर एक स्टेट में नारी अदालत ओपन कर दी जाएंगी। ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन सेल की जैसे ये बात कर रही है, उसके लिए हमारे पास क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, जो सरकार के द्वारा पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, कब, 1992 में, जिसके तहत क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया। और उस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो रीजनल दफ्तर है उनको हम वुमेन सेल्स बोल देते हैं, जो खास तौर पे जो वुमेन है उसके खिलाफ जितना भी क्राइम हो रहा है उसको देख रहे हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। वो किसके इनिशिएटिव है, वो सरकार के इनिशिएटिव है, इस चीज को याद रखो। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, नलसा एक्ट। क्या नलसा एक्ट, नेशनल एसोसिएशन फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। और नलसा एक्ट के तहत क्या है, आपको फ्री लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये एक्ट कौन पास करता है, पार्लियामेंट पास करता है, जुडिशरी नहीं पास करती। ये पार्लियामेंट क्यों पास कर रहा है, हमारे देश में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, राइट। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी बट दीज आर मैनेज्ड बाय द जुडिशरी। इस चीज को याद रखो, सिंपल, क्योंकि ये क्या है, क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक चीज और होती है, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था मीडिएशन, याद करो मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट में केस ले जाने से पहले ही आप उस केस को क्या है, समझौते से सॉल्व करवा दो। अब ये मीडिएशन का काम तो हमारी पंचायत भी करती है, राइट। इसके अलावा हमारे पास न्याय पंचायत होती है, वो भी ये काम करती है। इन सब चीजों से होता क्या है, इन सब चीजों से जुडिशरी का बर्डन कम हो जाता है, और कुछ नहीं। बट दीज आर नॉट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर क्वाजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है, सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। और सबसे रिसेंट एग्जांपल है नारी अदालत, जिसमें सारी की सारी जो पार्टिसिपेंट होगी वो कौन होंगी, वुमेन होंगी। और वो खास तौर पे काम क्या करेंगी, जितनी भी वुमेन के रिलेटेड ग्रीवियंसेस हैं उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे। सिंपल, लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे आप बोल सकते हो। इसका स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर एंड असम के 50 विलेजेस से, और सरकार ने बोला है कि अगले 6 महीने में हम पूरे देश में इन नारी अदालत को क्या है, फैला देंगे। जिससे क्या होगा, वुमेन के रिलेटेड जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, वो आप लोकल विलेज लेवल पे सॉर्ट आउट कर लोगे, आपको कोर्ट्स में जाने की जरूरत भी नहीं, वुमेन मिलके उनको सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। तो ये सारे इनिशिएटिव सरकार के इनिशिएटिव है, किसको सपोर्ट करने के लिए, जुडिशरी एंड जुडिशियल सिस्टम एंड जस्टिस को, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग कोर्ट वेकेशंस। इन वेकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लंबे समय के लिए हमें देखने को मिलता है कि जजेस जो है वो छुट्टियों पे चल रहे हैं, कोर्ट्स क्या है वो छुट्टियों पे चल रही है, जिसकी वजह से क्या है, एक दिन भी कोर्ट में छुट्टी होती है तो आप खुद सोच लो कि कितने सारा काम आपका पेंडिंग चला गया। बार बार ऐसी छुट्टियां होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, काम और ज्यादा पेंडिंग जा रहा है, और वही चीज हमने यहाँ पे नहीं होने देनी है। तो पेंडेंसी को अगर कम करना है तो वेकेशंस को कम करो। Then lack of social diversity in judicial appointments. This is important. Social diversity नहीं है। Social diversity का मतलब क्या है, अगर हम देखें नीचे देखो, उन्होंने बताया है कि अभी प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 15% रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, मेल एडवोकेट्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास कितने के एडवोकेट्स हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वेरी लेस। कितने के जजेस हैं हमारे पास जो क्या है, वुमेन है। कितने के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जो वुमेन है। 2027 में जाके
2027 में जाके हमें सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस देखने को मिलेगी, फर्स्ट। और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना था। 75 इयर्स हो जाएंगे, 75 सालों के बाद जाके कहीं हमें पहली वुमेन चीफ जस्टिस देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस कोर्ट में इतना बड़ा लैक है, इतनी बड़ी आप बोल सकते हो जेंडर इनइक्वालिटी है, तो वहां पे आप वुमेन के रिलेटेड केसेस को प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा, उसकी क्या उम्मीद लगा सकते हो? वहां पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहां करने आ गए? अब सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज बताओ कि अगर केस आता है वुमेन रिजर्वेशन का, वुमेन रिजर्वेशन का, उस चीज को एक वुमेन ज्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएगी या फिर एक मेल? वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन का केस आता है, रेप का केस आता है, उन जज्बातों को ज्यादा कोर्ट का एक वुमेन जज संभाल पाएगा या एक मेल जज संभाल पाएगा? ऑटोमेटिकली वुमेन। तो यहाँ पे हमारा वो सिस्टम तो है ही नहीं। एक हमारे पास पहले होता था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने आपको बताया था जापान से हमने इस चीज को क्या अडॉप्ट किया था कि लॉ ने जैसा बताया है अकॉर्डिंगली चलना है। एक कंसेप्ट होता है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस क्या है? आप सामने वाले के जज्बातों को भी मद्देनजर रखते हुए वहां पे अपनी वर्डिक्ट दोगे। अगर आपने सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग चलना है तो एआई को ले आओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आओ, रोबोट्स को ले आओ, उसमें लॉ को आप फिलअप कर दो कि ये लॉ है, सामने वाले बंदे का केस फिलअप कर दो कि उस बंदे ने ये क्राइम किया है, वो आपको कंप्यूटर बता देगा उसको क्या सजा होनी चाहिए, अगर आपने यही करना है। बट हम ये नहीं करते हैं। हमने पहले जापान से इसको अडॉप्ट किया, लेटर ऑन हमने नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट जो है उसको यूएसए से लिया। नेचुरल जस्टिस में क्या करते हो आप लॉ के बियॉन्ड जाके जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। कई चीजों में होता है कि लॉ आपको सजा भी नहीं बताता उस चीज की, या लॉ उस चीज की सजा कम बताता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा ज्यादा सजा सुनाई जाती है। राइट? क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि वो क्राइम कितना हीनियस है उसको देखते हुए, और वैसा क्राइम फ्यूचर में ना हो उसको रोकने के लिए। सिंपल चीज है। राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, that is about increasing the retirement age of judges. This is very important. 2019 से ये चीज जो है ये न्यूज में हमें देखने को मिल रही है। 2019-20 में क्या किया गया था कि जो स्ट्रेंथ थी उसको तो 31 से कर दिया गया था 34 सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम पे एक और डिमांड थी कि हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 62, सुप्रीम कोर्ट की कितनी है? 65। ये बोला जा रहा था कि इस 62 को भी आप 65 कर दो एटलीस्ट। क्यों? यहाँ पे देखो, जो भी हाई कोर्ट का जज बनेगा उसको क्या चाहिए? उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 30 साल में भी मान लो वो बंदा एडवोकेट बनता है, ज्यादातर 30 साल में जाके एडवोकेट्स बनते हैं, रजिस्टर होते हैं, हाई कोर्ट का एडवोकेट वो बनता है। या फिर क्या था, 10 साल के लिए किसी जुडिशियल दफ्तर को संभाला हो, उसमें भी वही चीज आ जाती है कि अराउंड 26-27 इस एज में जाके आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और आप जुडिशियल को ज्वाइन करते हो, जुडिशरी को ज्वाइन करते हो। और वो बंदा क्या, मान लो 30 साल की एज में वो अपॉइंट किया गया है, 10 साल वो एक्सपीरियंस गेन करेगा, मतलब 40 की एज में जाके उसको जज बनाया जाएगा। वो भी अगर सबसे अर्ली है तो, ज्यादातर तो 45 की एज में जाके जज बनते हैं। 45 की एज में जज बनाया, वो क्या है, वो मैक्सिमम आपका 10, 15, 20 साल के लिए वर्क करेगा जुडिशरी में और उसकी रिटायरमेंट आ जाएगी। अब 62 ईयर कोई बहुत ज्यादा एज थोड़ी ना है एक जज के लिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस्ड जज चाहिए। हमने उसको 10-15 साल एक्सपीरियंस दिया और जब एक्चुअल में वो बंदा तैयार हुआ, आप बोल सकते हो एक प्रॉपर वर्डिक्ट देने के लिए, तब उसकी आपने रिटायरमेंट कर दी 62 में जाके। यहीं पे अगर हमारे पास 5-7 साल और होते तो वो जो हमने उसको एक्सपीरियंस गेन करवाया है उसका फायदा हम 5-7 साल और उठा सकते थे। 65 एज रिटायरमेंट होना बहुत ही जस्टिशिएबल है इस केस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड जज चाहिए। तो उस एज को बढ़ाने की ये बात की जा रही है। अगेन खास तौर पे हाई कोर्ट की एज कम है, सुप्रीम कोर्ट में 65 है ऑलरेडी,
हाई कोर्ट की वो बात कर रहे हैं कि इसको बढ़ा के इसको 65 पे लेके आओ एट लीस्ट, अगर नहीं ये नहीं बढ़ानी है, इसको भी अगर आप बढ़ा सकते हो तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कर दो कि जो चीफ जस्टिस है उसके लिए 67 या फिर 68 इयर्स एज होगी, जजेस के लिए 65 होगी। कि मान लो एक बंदा है वो एज अ जज रिटायर हो गया, बाद में उसको आपने चीफ जस्टिस बना लिया। अब चीफ जस्टिस ने मैनेज करना है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी मैनेजमेंट वहां पे देखने को आपको मिलेगी। सिंपल चीज है। क्योंकि जुडिशरी में आप ये नहीं बोल सकते कि यंगस्टर्स को मौका दो, समझे? आप बाकी सर्विसेज में बोल सकते हो कि पुरानों को रिटायर करो, टीचर्स को रिटायर करो, नए यंग टीचर्स लेके आओ, क्योंकि वो नए स्टाइल से पढ़ाना जानते हैं। जुडिशरी में होता है कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यंगस्टर्स को मौका कब मिलेगा अगर इनको नहीं निकालेंगे तो। समझ रहे हो ये चीज? तो मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए तो एज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं reassess judges performance based on health, judgment quality, quantity delivered, this can contribute to impartiality and quality of post retirement assignments। यहाँ पे बात की जा रही है कि जज किस तरीके की वर्डिक्ट दे रहा है, कितनी अच्छी उसने वर्डिक्ट दी है, लोगों के ऊपर उसका क्या इंप्लीकेशन हमें देखने को मिला है कि एक जज की वर्डिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक के ऊपर वर्डिक्ट दी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे हमें क्या देखने को मिला कि मुस्लिम जो वुमेन है उसकी एम्पावरमेंट हुई। तो मतलब एक पॉजिटिव इंपैक्ट गया। हालांकि उस चीज को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिला कि जो मुस्लिम वुमेन है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट गया। तो वो जजमेंट की क्वालिटी इज गुड, दैट इज फॉर द पब्लिक गुड। क्या वहां पे कोई सरकार का अपना मोटिव छुपा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो वैसी चीजों को असेस करो और जनता के सामने लेके आओ, जिससे क्या है जनता का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ सके और जुडिशरी ज्यादा पार्शियल हो सके। इम्पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अदर इश्यूज हमें क्या देखने को मिलते हैं? नंबर 1, इनएडिक्वेट फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 2020 में कोविड आया उस टाइम पे आपको देखने को मिला कि बहुत सारी जो आपकी कोर्ट्स हैं, इनफैक्ट कई स्टेट्स में जैसे केरला हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो कोर्ट है वो भी डिजिटली अपने केसेस को देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑनलाइन यूट्यूब पे कि डिजिटल वो वर्डिक्ट सुना रहे हैं, राइट? उस टाइम पे आपने किया, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी जुडिशरी में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो केसेस को एलोकेट करता है। चीफ जस्टिस का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस आए हैं, कौन सा जज का बेंच या कौन सा जज किस केस को संभालेगा, ये बांट के उनको देना। और आज से 3-4 साल पहले क्या हुआ था, जब रंजन गोगोई हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, रंजन गोगोई इससे पिछले वाला है, वो 2017-18 की हम बात कर रहे हैं। रंजन गोगोई जिस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस टाइम पे उसके बाद जो 4 सीनियर मोस्ट थे, जिसमें चंद्रचूड़ भी था, इन्होंने क्या किया था, रंजन गोगोई के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इन 4 जजेस ने बैठ के क्या बताया प्रेस को कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले केसेस है वो जूनियर जजेस को दे रहे हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट केसेस है वो सीनियर जजेस को दे रहे हैं। जो सरकार के लिए इंपॉर्टेंट केसेस है वो ऐसे जजेस को दिए जा रहे हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस है उसके ऊपर एक ऐसा जज सुनवाई कर रहा है जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, और जो आपके पास सीनियर मोस्ट बैठे हैं उनका आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाले केसेस उनको पकड़ाओ ना। तो मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर के ऊपर उंगली उठाई गई उस टाइम पे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चीफ जस्टिस से ऐसा करवाने क्यों, हमारे पास आज एआई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करो। आप क्या है, जज के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो केस है ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर है वो डिवाइड करके दे देगा कि कौन सा केस कौन से जज के पास जाना है। सिंपल, इसमें तो कोई ह्यूमन इमोशन नहीं चाहिए हमें, ये तो कंप्यूटर भी कर देगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेके आओ, सिंपल। इससे क्या होगा, वर्कलोड जो है वो कम होगा, डिलेज जो है वो कम हो जाएंगे, सिंपल, ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं लिमिटेड यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर होता क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया मीडिएशन,
नारी अदालत, ये सब क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि आप कोर्ट में जाने की बजाय एक अल्टरनेट जगह पे जा रहे हो, जैसे कि मीडिएशन सेल हो गया। वहां पे क्या होगा? एक एक्सपीरियंस्ड वकील बैठा होगा, हो सकता है कि एक्सपीरियंस्ड जज भी वहां पे बिठाया जाए, डिपेंड करता है किस तरीके से आपने बनाया। आप वहां पे कोई केस की सुनवाई नहीं करोगे, आप कोई कागजी कार्रवाई नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या दोनों पार्टीज को बिठाओगे और कुछ ऐसा उनको सोल्यूशन दोगे जिसमें क्या दोनों पार्टीज राजी हो जाए। इससे क्या होगा? वो केस कोर्ट में जाएगा ही नहीं, कोर्ट में जाने से पहले ही वो केस क्या है? सॉर्ट आउट हो गया। इससे क्या हुआ? कोर्ट का बर्डन कम हो गया। वो करने की ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा प्रॉपरली इसको यूज नहीं किया जा रहा, हालांकि ज्यादा करना चाहिए। देन रिक्रूटमेंट डिलेज आपको देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें जो लोअर जुडिशरी है उसमें 35% पोस्ट जो है वो आपको खाली देखने को मिलेंगी। हाई कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 400 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंटली। तो मतलब टोटल जो 25 हाई कोर्ट है उसमें 400 बंदे जो हमें वहां पे चाहिए, जो जुडिशियल ऑफिसर चाहिए, वो है ही नहीं। कारण क्या है? कि उनकी अपॉइंटमेंट में डिलेज हो रही है। उस दिन मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर अपॉइंटमेंट में डिले होता है तो उस टाइम पीरियड में आप क्या एड हॉक जज बिठा सकते हो, टेम्परेरी जज बिठा सकते हो। वैसा करना ही क्यों है? वैसा करना ही क्यों? क्योंकि उसको बिठाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। कौन बिठाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी सलाह के ऊपर? प्रेसिडेंट की सलाह के ऊपर। प्रेसिडेंट की सलाह आते आते 15, 20, 30 या 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं। तो मतलब वो भी और डिले हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो प्रॉपरली टाइमली आप बोल सकते हो जो स्टाफ है क्लर्क से लेके जज तक, क्योंकि हर एक का अपना अपना फंक्शन है। क्लर्क से लेके जज तक हर एक बंदे की अपॉइंटमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है। पोस्ट खाली होगी तो वर्कलोड और बढ़ जाएगा। सिंपल चीज है। देन अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, इस चीज को आप यूज कर सकते हो एज आ आपका जो कंक्लूजन हम लिखते हैं या वे फॉरवर्ड लिखते हैं। नंबर 1, ई कोर्ट सिस्टम जो है वो आप लेके आ सकते हो। ई कोर्ट का मतलब क्या है? कि जो छोटे मोटे केसेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उसको आप क्या है फिजिकल फॉर्म में अटेंड कर लो। बाकी सारे केसेस जो क्या है ऑनलाइन उसको सॉल्व कर दो। कई केसेस तो ऐसे होते हैं कि जो बंदा इन्वॉल्व है उसको कोर्ट के सामने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके वकील से ही निपटारा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल PILs डाली जाती है, बंदों को जाने की जरूरत नहीं है, जो वकील है अपने आप ही संभाल लेगा और उस चीज को आप ऑनलाइन कर लो। ना तो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, जो आपके एडवोकेट्स हैं उनका बर्डन भी कम हो जाएगा और वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल चीज है। ई कोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन आप केसेस सॉल्व कर रहे हो। ई कोर्ट का मतलब ये भी है कि जितने भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो जाने चाहिए, जो वर्डिक्ट्स आ रही हैं वो ऑनलाइन अनाउंस हो जानी चाहिए, जितनी भी आप डाटा मैनेज कर रहे हो वो फिजिकल फॉर्म की बजाय ऑनलाइन फॉर्म में होना चाहिए। जिससे क्या है आपको ढूंढने में आसानी होती है। एक आपके पास 50 कॉपीज हो और उसमें आपने बहुत सारे टॉपिक लिखे हो तो पूरा दिन बैठ के ढूंढते रहोगे, पता नहीं कहाँ लिखा था। एक आपने लैपटॉप में नोट्स बनाए हैं, आप जस्ट 2 वर्ड्स टाइप करोगे आपके सामने आ जाएगा। ये डिफरेंस है और यही डिफरेंस हमें जुडिशरी में भी चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। वही जो मैंने आपको बताया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लेके आने की जरूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो वो लेके आओगे तो जिस तरीके से IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वैसे आपके पास इंडियन जुडिशियल सर्विस के ऑफिसर्स भी आ जाएंगे। अभी हमारे पास है सिर्फ स्टेट लेवल पे, उसको सेंटर लेवल पे लेके आओ। जिससे क्या होगा जितने भी स्टाफ की कमी है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अभी मैंने आपको बताया कि जो AI को ले आओ और केसेस को प्रॉपरली वो अपने आप ही मैनेज कर देगा, कौन सा केस कहाँ जाना है वो आपको बता देगा। देन डाटा एनालिटिक्स एंड केस प्रिडिक्शन, यहाँ पे भी AI का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि केस किस तरीके का है, इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस बनते हैं वो आपको कंप्यूटर बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केस को क्या कंप्यूटर के अंदर लिखा कि ये केस है, उसके रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस है IP से, कौन कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, वो अपने आप कंप्यूटर आपको बता दे कि ये आपके पास ऑप्शंस है इस केस के ऊपर वर्डिक्ट देने के लिए। तो टाइम जो है वो बच जाएगा। सिंपल चीज है, टाइम जो है वो बच जाएगा। देन आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है केसेस के ऊपर, उसमें भी आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं
हिमाचल प्रदेश में पहली डीएनए के रिलेटेड जो लैब है उसको बनाई गई, डेड बॉडीज के डीएनए के रिलेटेड। कई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं जिनके बारे में पता नहीं कि किसकी बॉडी है किसकी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बना जिसने क्या है कि डीएनए लैब बनाई, जिसमें क्या है जितने भी लोग वहां पे हैं उन सबके डीएनए को रजिस्टर किया जाएगा। जब भी कोई पर्सन मरेगा तो आप उसका डीएनए उठाओगे और ऑनलाइन डाटा से देख लोगे कि ये पर्सन कौन है। सिंपल चीज है, राइट? क्योंकि आपका डीएनए, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ये ऑलरेडी ऑनलाइन जा रही है। अगर आपको याद हो आयुष्मान भारत करके जो योजना हमारे देश में चल रही है उसमें ऑनलाइन हेल्थ की जो रजिस्ट्रीज है वो की जा रही है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो रहा था कि इतना डाटा आप ऑनलाइन डाल रहे हो, हेल्थ का डाटा आप ऑनलाइन डाल रहे हो, कल को किसी ने हैक कर लिया तो। वहीं पे आता है हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी तक पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट। सर डीएनए वाले में भी तो यही हुआ था, वो बोल रहे थे कल को किसी का कोई भी डीएनए ऐसे उठा के गलत को यूज कर लेगा किसी का, मतलब वो चीजें वही तो ना, वही तो मतलब इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो है कि आप कैसे इन चीजों की पेंडेंसी को कम कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे खतरे भी हैं। उन खतरों से बचना है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आना पड़ेगा, सिंपल चीज है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में वो पास नहीं हो पाया है, राइट? देन हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू जीएस पेपर 2, दैट इज अबाउट चेंजिंग नेम ऑफ केरला टू केरलम। केरला से केरलम करना है नाम। कौन बोल रहा है? केरला की स्टेट। केरला स्टेट में ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है वहां के एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि हम हमारा नाम केरला से केरलम करना चाहते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है कि अगर एक स्टेट का नाम चेंज करना हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ आर्टिकल कौन सा इंक्लूड होता है उसमें? है 2 और 3 दोनों? 2 होता है। 2 यूज किया जाता है जब बाहर के किसी एरिया को इंडिया के साथ जोड़ना हो, जैसे सिक्किम को जोड़ा था। आर्टिकल 3 में आप चेंज कर सकते हो किसी स्टेट का नाम। कौन करेगा चेंज? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कैसे चेंज करता है? विद सिंपल मेजॉरिटी। क्या इसमें स्टेट से पास करवाना आपको जरूरी है? नहीं, ये कंप्लीटली किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। तो यहाँ पे देखो केरला से केरलम क्यों करना चाहते हैं? सिंपल चीज है कि ये जो केरलम शब्द है इट इज रिलेटेड टू द मलयालम लैंग्वेज। इट इज रिलेटेड टू द मलयालम लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं केरला, या सिंपल भाषा में बोल देते हैं केरला, मलयालम में इसी को बोला जाएगा केरलम। तो वो अपनी एक तरीके से रीजनल जो आइडेंटिटी है, रीजनल जो उनकी लैंग्वेज है मलयालम, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कुछ साल पहले बोला गया था कि वेस्ट बंगाल का नाम बांग्ला कर दो, लेकिन वो नहीं माना गया। वो नहीं माना गया, कारण क्या है? बांग्ला बांग्लादेश एक जैसी चीज है, राइट? तो अभी उसको नहीं माना गया। सेम यहाँ पे केरलम बोल रहे हो सकता है कि ये हो जाए। और अगर हम केरला की बात करें, तुम लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें अगर अशोका वाला सेक्शन तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर पढ़ लिया है, अगर पढ़ना है तो उसमें चेकआउट कर रहा। अशोका की जो रॉक एडिक्ट्स हैं वहां पे हमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और उन रॉक एडिक्ट्स में जो साउथ इंडिया में उस टाइम पे एम्पायर्स चल रहे थे उसके बारे में मेंशन किया गया है। उसमें केरला पुत्रास के बारे में मेंशन किया गया। केरला पुत्रास, केरला पुत्रास मतलब क्या है? जो चेराज हैं आपके, चेराज आपको कहां पे मिलेंगे देखने को? चेराज देखने को मिलेंगे इस वाले पोर्शन में, राइट? चोलाज आपको इधर देखने को मिलेंगे, पांड्याज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे चेराज देखने को मिलती है, जिनको केरला पुत्र भी बोला जाता है। तो मतलब केरला जो है, ये जो शब्द है ये कब का है? एंशियंट टाइम्स का। अशोका की जब हम बात करते हैं दैट इज 3rd सेंचुरी बीसी, 200 समथिंग में उसका एम्पायर उस टाइम पे चल रहा था। तो क्या होगी हमारी 3rd सेंचुरी बीसी। उस टाइम के जो रॉक एडिक्ट है, जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें केरला के बारे में मेंशन किया गया है। तो मतलब क्या, ये कोई मॉडर्न नाम नहीं है, पहले से चला आ रहा है, राइट? देन अगर हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक कनेक्शन अगर हम देखते हैं केरला का, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है चेरम से। चेरम,
चेरम जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यूनिटी को मेंटेन करना, रीजनल यूनिटी को मेंटेन करना। और यहाँ पे हमारे पास एक मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें क्या है, तीन खास तौर पे एरिया थे। एक आपके पास त्रावणकोर था, एक कोचीन का एरिया था, ठीक है, और एक आपके पास और एरिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन सा है वो, इसमें लिखा होगा। तीन एरियाज थे आपके पास, छोटी छोटी स्टेट्स थी। उन तीनों को मिला के केरला बनाने की बात की जा रही थी। और अगर आपको याद हो तो ये चीज की भी गई है और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि पहले यहाँ पे एक मद्रास स्टेट हुआ करता था। मद्रास, मद्रास में से नीचे वाला कुछ पोर्शन निकाल के हमने क्या बना दिया था, केरला बना दिया था। और ये भी किया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, और नाम भी चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में, एक तो संविधान में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो तो हमने पढ़ लिया है, एक्चुअल में कैसे चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्रपोजल है नाम चेंज करने का, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाएगा और इस प्रपोजल को भेजा जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास, क्योंकि जितने भी इंटरनल मुद्दे हैं वो कौन संभालता है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, आगे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को ये जो मैटर है वो रेफर करेगी और वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगी। वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एक्सेट्रा। क्योंकि जब केरला का नाम केरलम होगा तो रेलवे को नाम चेंज करने पड़ेंगे, पोस्ट वालों को नाम चेंज करने पड़ेंगे, बैंकिंग वालों को नाम चेंज करने पड़ेंगे, सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि हर एक के रिकॉर्ड्स में केरला मेंशन होगा और हर एक को वहां पे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उनसे क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होम मिनिस्ट्री लेती है। देन उसके बाद क्या है, इस बिल को अगर आपने पार्लियामेंट में रखना है तो पहले प्रेसिडेंट की आप रिकमेंडेशन लोगे, रिकमेंडेशन के बाद आपने पार्लियामेंट में रखा और पार्लियामेंट में आपने अमेंडमेंट पास करनी है, क्योंकि आपको शेड्यूल 1 एंड आर्टिकल 1 इन दोनों में केरला की जगह पे केरलम करना पड़ेगा। अमेंडमेंट पास करनी है तो दोनों सदन अलग अलग बैठ के बिल को आप बोल सकते हो पास करेंगे। और यहाँ पे मेजोरिटी कौन सी रहेगी, मेजोरिटी रहेगी आपकी सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 बोलता है ना कि तीन तरीके से आप अमेंडमेंट का बिल पास कर सकते हो, एक तो अकेला पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक अकेला पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट का लेजिस्लेचर विद सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले वाला ऑप्शन जो हमारे पास रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द केरलम। इसके बारे में भी आगे चल के और न्यूज आएगी अगर ये चेंज एक्चुअल में हो जाता है, क्योंकि ये कल परसों की बात है जब ये सब किया गया है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं अबाउट जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, टॉपिक थर्ड इज अबाउट साउथ अमेरिका। वहां पे आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेंगी, 8 कंट्रीज जिनको एमेजोनियन कंट्रीज बोला जा रहा है। एमेजोनियन कंट्रीज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको वहां पे एमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एमेजोन नदी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक बड़ा एरिया यहाँ पे आपको किसका देखने को मिलेगा, ब्राजील का। यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है अमेज़न रिवर, और इसमें बहुत सारी आसपास से नदियां आके क्या है, आसपास की जो कंट्रीज है वहां से आके मिलती हैं। तो अमेज़न के बेसिन की जब हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट आपका जो साउथ अमेरिका है अमेज़न बेसिन को कवर कर लेता है, जिसमें खास तौर पे आपको 8 कंट्रीज देखने को मिलेंगे जिसके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें ब्राजील है, सुरीनाम है, वेनेजुएला है, ठीक है, एक्वाडोर है, पेरू है, ये सारी, बोलीविया है, ये सारी कंट्रीज है। इन 8 कंट्रीज के द्वारा क्या करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अमेज़न नदी के आसपास आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, इसके बेसिन में जो आपको जंगल देखने को मिलते हैं, जिसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के लंग्स बोला जाता है किसको, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। क्यों, ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, हम एमिशन तो बहुत सारा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो पोल्यूटेंट्स है उसको हम एमिट करते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाले फॉरेस्ट कौन से हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा कार्बन को कंज्यूम करेंगे तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे भी।
तो ये क्या काम कर रहे हैं? लंग्स का काम कर रहे हैं। लंग्स हमारे लिए जैसे सांस प्रोवाइड करते हैं, वैसे दुनिया भर को सांस प्रोवाइड कौन करेंगे? ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करेंगे? रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 8 कंट्रीज के द्वारा कुछ बातें की गई है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 8 कंट्रीज कौन कौन सी है। बोलीविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, एक्वाडोर है, गुआना है, पेरू है, सुरीनाम है, वेनेजुएला। ये 8 कंट्रीज मिली जो अपने आप को बोलती है अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी अमेज़न जो फॉरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। रिसेंटली ये मिले थे कुछ ऐसा पास करवाने के लिए जिससे क्या है अमेज़न को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर रहा कि वहां पे कुछ पास नहीं हो पाया। किसी एक वर्डिक्ट के ऊपर या किसी एक डिसीजन के ऊपर ये कंट्रीज नहीं आ पाई है। नेक्स्ट देखो, the leaders focused on initiating dialogue about sustainability of mining and fossil fuel related activities but failed to commit to stopping oil drilling in the region। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल ड्रिलिंग मतलब वही फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फॉसिल फ्यूल्स निकालने के लिए जगह जगह पे जंगलों को काटा जा रहा है, जगह जगह पे खानों की खुदाई की जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये एरिया पॉल्यूट हो रहा है। इसको रोकने के लिए मतलब क्या है, सस्टेनेबल बनाने के लिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से चीज को यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो क्या चीज है, बची रहे, और उतना यूज करो जितना आपको चाहिए, और उस तरीके से यूज करो कि पोल्यूशन कम से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोयला ही निकालना है, 2 तरीके से आप कोयला निकाल सकते हो। एक तो ओपन पिट माइनिंग होती है, एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। इंडिया में 80% जो कोयला निकालते हैं वो निकलता है ओपन पिट माइनिंग से। ओपन पिट माइनिंग क्या है, आपने एक बड़ा गड्ढा खोदा, पूरा ओपन है ऊपर एटमॉस्फेयर में, और नीचे से कोयला निकाल रहे हैं। जब निकालोगे तो सारे के सारा जो डस्ट होगा कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एक होता है जैसे चूहा नहीं होता, रैट अपनी बनाता है सुरंग की तरह सुरंग बनाओ जिसकी ओपनिंग एक जगह पे होगी, बाकी पूरी सुरंग है अंदर, उसके अंदर जाके आप कोयला निकाल के लेके आ रहे हो। उससे क्या है, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि वो सुरंग का जो माउथ होगा वो छोटा होगा। ओपन पिट में माउथ इज वेरी लार्ज, और सीधा सीधा आप बोल सकते हो एमिट होता है। अब सुरंग वाले केस में तो ये भी है कि अगर आपने एक जगह से माउथ उसका रखा है, उसके ऊपर आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो कि अंदर से बाहर कोई पोल्यूशन आपका ना पहुंच सके। लेकिन ओपन पिट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इन द सेंस हो सकता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया आपने खोदा हुआ है नीचे से कोयला निकालने के लिए। वैसी दिक्कतें यहाँ पे भी आ रही है, पोल्यूशन की, डिफॉरेस्टेशन की। उसी को रोकने के लिए ये कंट्रीज मिली थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। इसके अलावा हमारे पास इस सिनेरियो में एक डेक्लेरेशन है जो आपने याद रखना है, दैट इज बेलम डेक्लेरेशन। बेलम डेक्लेरेशन इज ऑल अबाउट कि जो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोका जाए, फॉरेस्ट का सस्टेनेबल यूज किया जाए, अमेज़न के जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अमेज़न के रेन फॉरेस्ट। इस चीज को आपने याद रखना है कि ये किसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपका डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना है, और जंगल के जो अधिकार है उसके बारे में आपने बात करनी है। तो बेलम डेक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट। बाकी इस न्यूज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमें अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में पता चल गया और वहां की आसपास की कंट्रीज के बारे में पता चल गया। क्योंकि इसके नीचे कौन सी कंट्रीज है, एक तो आपके पास उरुग्वे है, पैराग्वे है, देन अर्जेंटीना है, देन चीन है, यही बचती है। बाकी सारी 8 की 8 कंट्रीज ऊपर हमने कवर कर लिया। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम टॉपिक 4 की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। और सोसाइटी हमारे पेपर में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर देखा जाए तो वुमेन के बारे में इशू हो, यूथ के बारे में इशू हो, सोसाइटल इशू हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें देखो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखने को मिलती है, दैट इज अबाउट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। उसके द्वारा बताया गया कि ड्रग अब्यूज जो है
जो नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, बेचा जाता है, उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इन 2018 मिनिस्ट्री कमीशनड अ नेशनल सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एंड एम्स which formed the basis of national action plan for drug demand reduction to address the drug abuse in country। 2018 में एक सर्वे किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक एक्शन प्लान लेके आया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, जिसमें क्या है, ड्रग का कंजम्पशन, ड्रग का जो डिमांड है उसको कम करना है, नशीले पदार्थों को इंडिया में कम करना है, उसकी जो बिक्री है उसको इंडिया में कम करना है। सिंपल चीज है, जिससे क्या होगा, आप यूथ को बचा सकते हो। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, ये ऐसे एरियाज है जहां पे क्या भर भर के ड्रग का सेवन किया जाता है। सबसे ज्यादा केसेस आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी यहाँ पे देखने को मिलेंगे ड्रग के। सबसे ज्यादा डेथ ड्रग की वजह से जो होती है वो कहां पे होती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन स्टेट्स, राइट। तो देखो यहाँ पे ड्रग अब्यूज है क्या, तो ड्रग अब्यूज रेफर्स टू एक्सेसिव, इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल यूज ऑफ लीगल और इलीगल सब्सटेंस। चाहे लीगल सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं, कफ सिरप जो होता है, खांसी की दवाई के लिए दवाई पीते हैं ना लिक्विड, उसको भी ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं। और छोड़ो, कई लोग डोलो को भी नहीं छोड़ते, 4 डोलो एक साथ खा ली तो क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, राइट। तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो ये लेबरर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल आती है या सर दर्द के लिए डिस्प्रिन आती है, वो एक की बजाय 4-5 एक साथ ले ली। अब इतना ज्यादा आप वो ड्रग को लोगे, वो लीगल ड्रग है, लेकिन उसको आप इनएप्रोप्रिएट वे से खा रहे हो, तो वो क्या बन जाता है फिर आपके लिए, ऐसा ड्रग जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी छोड़ो, और भी इंटरेस्टिंग, सरकार के द्वारा सेंटर्स ओपन किए गए हैं, ये जो नशा छुड़ाऊ केंद्र जो होते हैं, वहां पे ना एक दवाई देते हैं नशा छुड़ाने के लिए। अगर आप उस दवाई को खा लेते हो तो आपको जो वो अंदर से डिमांड है, बॉडी की डिमांड है, वो कम हो जाएगी। वो जो न्यूरॉन्स आपके मांगते हैं नशा, वो आपको नहीं मांगेंगे आपसे। लोग क्या करते हैं, वो 10 रुपए का पत्ता मिलता है, बहुत सस्ता है, और सरकारी जो मेडिकल्स होते हैं वहीं पे आपको मिलेगा, उन्हीं सेंटर्स में मिलेगा, खरीदते हैं, उन्हीं दवाइयों को एक खाने की बजाय 10 की 10 खा लेते हैं एक साथ। और वो क्या क्या एक्ट करता है, एज अ नशा एक्ट करता है। तो नशा छुड़ाने के लिए सरकार ने जो दवाई दी, उसको भी लोगों ने इनएप्रोप्रिएट तरीके से यूज किया और उसको भी नशा बना के खा लिया। सर हमारे अंकल है यहाँ चेंज पे करने की एक, जरूरत। हाँ सर जी। वो हमारे यहाँ पे मतलब लेबर करते हैं सर, वो छुट्टी एक लेते हैं महीने में, तो जाते हैं, बोलते हैं मैं अपनी दवाई लेने चलिया, तो वो ये लेके आते हैं सेंटर से और फिर खा जाते हैं। पंजाब, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैंने देखी ये चीज, पंजाब में ऐसे नशा छुड़ाऊ केंद्र खोले गए हैं, ऐसी दवाइयां बांटी जा रही हैं, लोग उन दवाइयों को एज अ नशा यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार ने या फिर जो सेंट्रल सरकार है, उन्होंने अफीम की खेती के ऊपर या फिर जो हीरोइन है ना, इन सब की बिक्री के ऊपर क्या किया गया है, उन्होंने बैन लगाया कि आप नहीं कर सकते हो, नशा हो जाता है और कुछ भी नहीं। खा के देखना, और एक सर डोलो वो खाते हैं ना, 600 की जो कैपेसिटी की डोलो हम एक खाते हैं ना, दिमाग हिल जाता है। 650 600 हम खाते, दिमाग हिल जाता है पूरा। अब 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे एक साथ, मतलब आप क्या है, आपका दिमाग बंद। और उसको हम क्या बोलते हैं कि आपने नशा कर लिया। नशा यही तो सर वो काम कर, चलते कैसे होंगे इतनी खा के गोलियां, मेरे को तो चलना यही क्यों है उन्होंने। सर कैसे उनको होता होगा ऐसे, मतलब उनको ये नहीं लगता होगा जैसे, मतलब हमें तो वो डोलो खा के ऐसे नहीं लगने लगता जैसे घबराहट होती है, सर मैं नहीं खा सकती डोलो, तो जो एक साथ लेते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। होना क्या है, वो सुन्न हो जाते हैं, दिमाग सुन्न हो गया, आप नशे में हो, बस सोते रहो, सिंपल। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो नशा छुड़ाने के लिए सरकार ने मेडिसिन बनाई, उसको ही नशे की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी, आपको बिहेवियरल चेंज लेके आना पड़ेगा, जनता का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ,
क्योंकि वो पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अफीम का नशा कर रहे हो, मान लो अफीम का नशा कर रहे हैं, वो आपको क्या है, एक बहुत हाई लेवल पे जाके आपके न्यूरॉन्स को इम्पैक्ट करता है। वो जो दवाई आपको दी जाती है ना, उसमें भी नशा होता है। अफीम का इस्तेमाल करते हैं दवाइयां बनाने के लिए, उसमें भी अफीम डाली गई है, लेकिन एक सर्टेन आप बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट उसमें डाला गया है, एक सर्टेन लेवल का, जो क्या है धीरे 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 धीरे। क्योंकि एकदम से अगर मान लो एक बंदा बहुत ज्यादा नशा करता है, आज मैं उसको बोल दूं कि तूने कोई नशीला पदार्थ नहीं लेना, वो मर जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, बहुत ज्यादा नशा करता है वो मर जाएगा तलब से, उसका जो बॉडी है वर्क करना बंद कर दे, क्योंकि उसकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। तो आप एकदम से नशा नहीं बंद कर सकते। सरकार क्या करती है, पहले थोड़ी ज्यादा डोज की दवाई, फिर थोड़ी कम डोज की, और कम डोज की, और कम डोज की, और कम डोज की, और 6-7 महीने के बाद बंद कर देती। उसमें नशा होता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में। मतलब क्या, आप नशा दे रहे हो सामने वाले बंदे को, मान लो कोई पर्सन है कि वो 4 जो नशे की गोलियां वो खाता है, मैं क्या करूं 4 में से एक दिन थोड़ी सी तोड़ दूं, तो 4 से थोड़ा कम हो गया, अगले दिन थोड़ी सी और तोड़ के रख लूं और कम हो गया। ऐसे करके अगर आप करोगे ना, दिस इज द मैनेजमेंट कि कैसे आप नशा को छुड़ा सकते हो। सरकार वो करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको नहीं देखते। वो क्या है, सरकार ने बोला एक मेडिसिन लेनी है एक दिन में, वो एक दिन में 10-10 खा जाते हैं, 5 सुबह 5 शाम। और एक चीज और है इसमें इंटरेस्टिंग, वैसे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक चीज और है इसमें इंटरेस्टिंग, वो क्या करते हैं, वो कैप्सूल्स होते हैं, वो जो दवाई होती है ना कैप्सूल, वो कैप्सूल को सीधा नहीं खाते, उसको खोल के उसमें से जो मटेरियल है उसको निकाल के, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो जो सीधा मटेरियल अगर हम खाएंगे तो वो क्विकली असर करता है। कैप्सूल का शेल तो अंदर जाके पहले गलेगा, फिर उसमें से वो दवाई निकलेगी, फिर वो असर होगा। वो उसको खोल के सीधा निकाला, खा लिया। तो ये खा लेते, मतलब ये सब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पैनल के द्वारा क्या क्या फाइंड आउट किया गया है वो देखो। नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और सर्वे हैज बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन सोसाइटी। ये बोलते हैं कि देखो बहुत सारे सर्वेस किए गए हैं नशीले पदार्थों के सेवन के ऊपर, कितनी डेथ हो रही है उसके ऊपर, लेकिन इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही डिटेल्ड सर्वे नहीं किया गया है कि इस चीज का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा शराब पीता है, तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उसके घर में जो लेडीज है उनके खिलाफ वायलेंस ज्यादा हो। बहुत सारे ऐसे मेल आपको देखने को मिलेंगे जो जब नशा करते हैं तो फीमेल को मारते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, जब नशा नहीं करते तब नहीं मारते हैं। जब एक पर्सन नशा करता है उसके बच्चे के ऊपर क्या, उसके मानसिक स्थिति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उस चीज के ऊपर रिपोर्ट्स नहीं बनाई आप। क्योंकि अगर फादर नशा कर रहा है तो उसके जो बच्चे हैं उसकी एजुकेशन भी हार्म होगी। फादर काम करने नहीं जाएगा, बच्चों को अपनी एजुकेशन छोड़ के चाइल्ड लेबर भी करनी पड़ेगी। जो फीमेल है उसके ऊपर वायलेंस बढ़ेगा। जो फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और खराब हो जाएगी। हमारे देश में और जनता गरीबी रेखा से नीचे आ जाएगी। अगर ध्यान से सोच के देखें तो बहुत सारी चीजों के साथ ये कंसर्न है। वही बात यहाँ पे की जा रही है। अराउंड 37 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से लेके 17 साल एंड 18 से लेके 75 साल आर यूजिंग ड्रग एंड अल्कोहल इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। 37 करोड़ आउट ऑफ टोटल 142 करोड़। इट इज वेरी हाई नंबर। 142 करोड़ में से 37 करोड़ अगर हम बात करें जो आपके क्या है, नशा कर रहे हैं। चाहे वो आपके चिल्ड्रंस हो, मतलब 18 साल से कम हो, चाहे वो आपके अडल्ट हो, मतलब 75 साल तक। ठीक है। देन पेनिट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर इज इनएडिक्वेट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नशा छुड़ाऊ केंद्र ओपन किए जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ उनके साथ डीलिंग्स कर रहे हैं जो अपने आप वहां पे नशा छोड़ने के लिए आ रहे हैं। इन नशा छुड़ाऊ केंद्र की अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इनके पास जो फिजिकल कैपेसिटी है दैट इज वेरी लेस। क्या होता है कि कोई बंदा वहां पे नशा छोड़ने के लिए गया या उसके फैमिली वाले उसको वहां पे छोड़ के आए, वो उसको 1-2 महीने रखते हैं, बाद में उसको क्या डिस्चार्ज कर देते हैं। क्यों डिस्चार्ज कर देते हैं? कैपेसिटी नहीं है कि उसको 6 महीने रख सके। इतनी उनके पास फंड नहीं आ रहा है कि उसको 6 महीने के लिए खाना सब ये दे सके। सिंपल चीज है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होंगी जो अपने पर्सन का नशा छुड़वाने के लिए फीस भर सकते हैं,
लेकिन ऐसी मैक्सिमम फैमिलीज हैं जो फीस नहीं भर सकती, उनको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होना है। तो यहाँ पे उनको फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो सेंटर्स की गिनती है वो कम है। देन डिक्रीज इन द फाइनेंशियल एलोकेशन, वही बात हो गया किस चीज में, प्रिवेंटिव एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। जितना सरकार खर्चा करती है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जितना सरकार फंड देती है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उतना फंड इस चीजों के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा। जब आप बच्चों को एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हो स्कूल में, तो उस टाइम पे आप बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ा रहे कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से कितना नुकसान होता है। आप सिगरेट्स के जो पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर बना रहे हो कि कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, 80% टोटल उसको कवर करे, क्योंकि जो कवरेज होती है उसमें 80% क्या है, एक बहुत ही गंदी सी डायग्राम बनी होगी जिसमें ये बताया होता है कि आपको ये हो सकता है अगर इस सिगरेट को पियोगे, लेकिन सिर्फ लोग पीते हैं वो देखने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंपल, ये सब चीजें बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जो 37 करोड़ है उसमें ज्यादा जनता कौन सी है, कौन सी जनता है, जो बच्चे हैं। आज आपको केसेस मिल रहे होंगे 20-20, 22-22 साल के बच्चे मर रहे हैं, किस वजह से, नशे का सेवन करने की वजह से, राइट। सीधा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मतलब आज के टाइम पे नशा जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट, delay in providing training to the master trainers under the Navchetna program, which focuses on life skills and drug education for school children। एक प्रोग्राम सरकार ने चलाया नवचेतना, जिसमें क्या है, कुछ मास्टर वगैरह जाएंगे, मास्टर मतलब कुछ टीचर्स होंगे, उनको पहले सरकार सिखाएगी कि आपने बच्चों को जाके कैसे सिखाना है कि कैसे अपनी जिंदगी को आप बेहतर कर सकते हो। लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स में क्या होता है, कपड़ा कैसा पहनना है, खाना कैसा खाना है, संगत कैसी आपने ज्वाइन करनी है, कैसे नशे को आपने अवॉइड करना है, कैसे बाकियों को आप नशे में आने से रोक सकते हो, एक अच्छा सिटीजन बनाने की ट्रेनिंग देना बच्चों। उसमें जो मास्टर्स जिन्होंने ट्रेनिंग देनी है उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, और विदाउट ट्रेनिंग वो आगे ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो, और ये चीज बढ़ती चली जा रही है। आज से 20 साल पीछे चले जाओ, आपको जो नशे मिलेंगे दैट वाज नेचुरल नशे। नेचुरल नशे, ओपियम को इलीगली उगाया गया और ओपियम का सेवन किया गया। कैनेबिस की हम बात करते हैं, कैनेबिस को उगाया गया और उसका सेवन किया गया। वो जो चीजें हैं वो आपको कभी डेथ की तरफ नहीं लेके जाएंगी। आपने कभी सुना है कैनेबिस खाने की वजह से किसी बंदे की डेथ हो गई हो? नेचुरल कैनेबिस, ना कि उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग बनाई गई दवाई। क्या आपने कभी सुना है कि ओपियम खाने की वजह से किसी की डेथ हो गई हो? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। ओपियम कोई बंदा खाएगा, कैनेबिस खाएगा, उसमें नशा तो है लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी तो है। आज क्या जनता मेडिकल जो आपकी दवाइयां हैं, जो ड्रग्स है, उसका इस्तेमाल कर रही है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ प्योर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नशा ही है, 101% नशा। उसको अगर आपने ज्यादा डोज में लिया, उसी टाइम क्या है, बच्चे की या उस पर्सन की डेथ हो जाती है। और ये केसेस इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप एक तरफ तो बोलते हो कि हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंड है, मतलब यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उसमें से कितने यंगस्टर्स हैं जो ऐसे मर रहे हैं या फिर नशा करने लगे तो वो किसी काम के नहीं रहे। सिंपल चीज। तो यहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस दी गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहे हैं कि एक तो आप रेगुलर मीटिंग्स करो, किसकी, जो आपके पास अपेक्स कमेटी ऑफ नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसको 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था। 2016 में इसको बनाया गया, लेकिन ये रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो पा रही है ये चीज। मतलब उनकी जो वर्किंग है उसको सुधारा जाए। देन इसके अलावा एस्टेब्लिश इम्पैक्ट असेसमेंट मैकेनिज्म फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। 2018 में आप इस प्लान को लेके आए, लेकिन इसके टारगेट्स के ऊपर, इसकी वर्किंग के ऊपर आप कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, उसको सुधारो। कई बार क्या होता है कि नया इनिशिएटिव लेके आने के बजाय जो चल रहा है उसी में चेंजेस करने की जरूरत है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे यहाँ पे मिड डे मील स्कीम हुआ करता था, उसको पोषण अभियान कर दिया। मिड डे मील स्कीम को क्या कर दिया, पोषण अभियान कर दिया। पोषण अभियान में क्या है, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, जिसमें क्या बोला गया कि जो स्कूल्स है वो अपने किचन गार्डन्स उगाएंगे,
वहीं पे सब्जियां उगाएंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों को खिलाने के लिए। इससे क्या होगा, ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को मिल पाएगा। फिर जो वो जो केसेस आते हैं कि ये फूड आया जी, है ना, जहां से भी आता है आप बोल सकते हो मार्केट से ये फूड आया, उसमें जो आपके पास दलिया था उसमें ये खराबी थी, उसमें केमिकल्स मिले हुए थे, उसमें बहुत सारे आप बोल सकते हो जीव आपको देखने को मिल रहे थे, खराब हो चुका था वो फूड, क्वालिटी मतलब डिग्रेडेड। तो उसमें क्या अपग्रेडेशन आप जैसे कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। देन फॉस्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टू एड्रेस बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड इशू। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मणिपुर का इशू हुआ, इसमें आपके पास क्या 3 ट्राइब्स है ना, एक मैती, एक नागा, एक कुकी। जो कुकी ट्राइब है वो खास तौर पे इन्वॉल्व है म्यांमार से ड्रग सप्लाई इंडिया में करवाने के लिए। म्यांमार एंड इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके लार्ज अमाउंट में ड्रग इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी कहाँ गई भाई? यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो नशा है वो इंडिया में पहुंचता है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे? तो मतलब यहाँ पे लूप होल्स तो है, तो इन सभी मिनिस्ट्रीज को मिलके एक साथ चलना होगा और इन लूप होल्स को खत्म करना होगा, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लूप होल तो है, अदरवाइज कैसे बॉर्डर क्रॉस कर गया, सिंपल चीज है। Then National Institute of Social Defense should undertake survey to provide clearer understanding of the issue and aid in better intervention strategies। मतलब इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके की स्टडी की जाए और स्टडी करने के बाद क्या है, ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाए। देन यहाँ पे 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो गोल्डन क्रेसेंट और एक गोल्डन ट्राइएंगल। ट्राइएंगल एंड क्रेसेंट के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंडिया के आसपास ना 2 ऐसे रीजन्स है जहां पे बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों की जो प्रोडक्शन है वो होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास इंडिया है, तो इंडिया से अगर आप ईस्ट में जाओगे आपको कंट्रीज मिलेंगी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, देन लाओस है, वियतनाम भी है एंड ऊपर चाइना भी है। इन सभी कंट्रीज में आपको एक इस तरीके से ट्राइएंगल बनती हुई देखने को मिलती है। मेजर कंट्रीज इसमें कौन कौन सी है? चाइना, म्यांमार, देन थाईलैंड एंड लाओस। ये वो रीजन है जहां पे ओपीएम की प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होती है, और इन कंट्रीज के साथ, म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। म्यांमार से ये क्या है, पूरे का पूरा जो आपका नशीले पदार्थ है कहाँ है? इंडिया में। ध्यान से देखो उस मैप के ऊपर म्यांमार लग रहा है हमारी स्टेट्स के साथ, और स्टेट्स भी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसी स्टेट्स जहां पे क्या है, पहाड़ी पहाड़। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? पूर्वांचल हिल्स, अराकनियोमा माउंटेन रेंज, मतलब हिमालयास। और उसमें क्या है, तार नहीं लगा सकते आप, तो लूप होल्स बहुत सारे, कहीं से भी वो घुस सकते हैं। एक इस तरफ आ जाओ, हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, यहाँ पे इस तरीके से क्रेसेंट बनता है, चंद्रमा, उधर ट्राइएंगल बनती है, इधर क्रेसेंट बनता है। ये ऐसी पोजीशन, मतलब ऐसी लोकेशंस को मिला के बना रहे हैं जहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसी लोकेशंस जहां पे क्या है, नशीले पदार्थों की प्रोडक्शन हो रही है। और इसके साथ भी इंडिया का बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, यहां से भी क्या है, हमारे इंडिया में नशीले पदार्थ आ रहे हैं। तो इंडिया ऐसे 2 रीजन से घिरा हुआ है, ईस्ट की तरफ भी, वेस्ट की तरफ भी, जहां पे क्या है, नशीले पदार्थों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ये बात कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर। अगर हम बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा। देन कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब क्या है, वो ज्यादा सोच नहीं पाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं सोच पाएगा, स्मार्टली नहीं सोच पाएगा, मेमोरी लॉस उसको हो जाएगा, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। देन प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब, वो जो बंदा नशा करता है क्या वो जॉब कर पाएगा? मान लो वो किसी रेगुलर जॉब में नशीले पदार्थों के सेवन वो करने लगे, क्या वो जॉब कर पाएगा? मान लो मैं नशा करता हूं, मान लो, क्या मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा पाऊंगा? नो। आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, जॉब वाले आपको निकाल देंगे, सिंपल चीज, और आपकी फैमिली गरीबी रेखा से नीचे, सिंपल। फिर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेन्स एंड पॉवर्टी आएगी ऑटोमेटिकली, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। पंजाब में इतनी चोरियां होती हैं, कारण कौन करता है ये चोरियां?
जिन लोगों ने नशा करना है। नशा करने की वजह से जॉब वो कोई कर नहीं सकते, लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नशा करते हो तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, आप कोई फिजिकल काम भी नहीं कर पाओगे, मेंटल स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है, आप कोई मेंटल जॉब भी नहीं कर पाओगे वहां पे, सिंपल सी चीज है। और आप क्या है, अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। आपको पैसा चाहिए नशा करने के लिए, आप क्या करोगे, चोरियां करोगे, सिंपल चीज है। पंजाब हरियाणा में ये जो चोरियां होती हैं, किसकी वजह से, नशा करने के लिए, सिंपल, हर सर जगह है, अब आपको तो पता है। वो भी नहीं छोड़ते, जो गवर्नमेंट नहीं हैंडपंप लगवा के देती है, उनके भी निकाल के वो भी नहीं छोड़, वो छोड़ो, मुझे याद आ गया इससे, वो ना कुछ टाइम पहले, मैं छोटा सा था उस टाइम पे, एक नया सिस्टम आया था, ये ना सड़कों के ऊपर लगाते थे वो लाइटें, याद है, कि वो रात को चमकती हैं, कि आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ तक बाउंड्री, उसको भी उखाड़ के ले जाते हैं, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम होता है, और उसको जाके बेचते हैं। साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसको भी काट के ले जाते हैं बेचने के लिए, क्योंकि वो आयरन के बने होते हैं, बिकते हैं वो, सिंपल चीज है। उसको भी लेके जाते हैं, क्यों, पैसा चाहिए नशे के लिए, तो सिंपल। सर तारे भी नहीं छोड़ते, जो खेतों में लगी होती है वो भी निकाल वो के भी पता निकाल के ले जाते हैं, किसी की मोटर लगी है, ट्रांसफार्मर लगा है, वो भी निकाल के ले जाते हैं, सिंपल। और छोड़ो, वो कल परसों मेरे मदर बता रहे थे कि किसी की जो भैंस है वो बाहर खड़ी हुई थी, उसको उठा के ले गए, अब कौन उठा के ले गया उसको, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैमिलीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, ये आपने देखा है, राइट, कि फैमिलीज टूट जाती है नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स हो जाते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ट्रॉमा जो बच्चों के ऊपर आता है, अगर मदर एंड फादर के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट बच्चे के ऊपर है, उसके मानसिक विकास के ऊपर है, उसकी सोच के ऊपर आप बोल सकते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के ऊपर है, सिंपल। देन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू एडिक्शन रिलेटेड कॉस्ट, ऑटोमेटिकली नशीले पदार्थों का सेवन करोगे तो फैमिली में जो फाइनेंस है वो बिगड़ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निग्लेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, सेफ्टी के कंसर्न्स है। मुझे एक बात बताओ कि चार बंदे गली में बैठ के शराब पी रहे हैं, क्या एक लड़की वहां से गुजरते हुए सेफ फील करेगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल सी बात है। आप ज्वेलरी डालते हो, आपकी स्टेट में बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन होता है, क्या ज्वेलरी डाल के बाहर निकलोगे, खींच के ले जाते हैं, समझ रहे हो, गले में चेन डाली खींच के ले जाएंगे, कारण क्या है, उनको पैसा चाहिए, सिंपल। तो सेफ्टी का इशू तो सबसे बड़ा है। देन बर्डन ऑन हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में यही लोग पड़े रहेंगे, और जो ज्यादा क्रिटिकल है उनका विचारों का वहां पे क्या लॉस हो जाता है, सिंपल सी चीज है। देन रिड्यूस्ड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो जाएगी। स्ट्रेन ऑन द सोशल सर्विसेज, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे आपको भर भर के जनता मिलेगी जो क्या है नशे का सेवन करते थे, उनको दोबारा से सिखाया जा रहा है कि कैसे आप छोड़ के एक बेहतर जिंदगी को आगे प्रोसेस कर सकते हो, सिंपल चीजें हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रख लो, वहां पे लिख देना, राइट। लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए, एक होता है बहुत ही बेग लैंग्वेज में आप लिखते हो, एक थोड़ा अच्छे वर्ड्स आप यूज करते हो, थोड़ा इंपैक्टफुल लगता है, आप बोल सकते हो, ज्यादा एजुकेटेड लगता है, सिंपल सी चीज है कि आप एग्जैक्ट वो वर्ड यूज करते हो। देन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स टू एड्रेस द ड्रग अब्यूज, ऑफ सरकार ने मेजर्स तो बहुत सारे लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर वर्क बहुत कम हुआ है। एक तो है नशा मुक्त भारत अभियान, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, खास तौर पे 272 जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसमें सबसे ज्यादा आपको पंजाब हरियाणा यूपी में मिलेंगी ये वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, जहां पे सबसे ज्यादा गिनती है नशे के सेवन करने वालों की। देन हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 2018 में ये एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जो हमने ऊपर पढ़ा है। 2018 से लेके 2025 तक इनका क्या था, टारगेट था, लेकिन ये भी एक्शन प्लान हमने ऊपर बात की कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। देन नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो 2016 में ओपन किया गया, लेकिन वो भी क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर उनकी रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, तो वो एक्शन प्लान को भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। देन नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये बनाया गया है सरकार के द्वारा, क्या चीज करने के लिए, इसमें से जो पैसा निकलेगा वो खास तौर पे ड्रग जो अब्यूजर्स हैं उसके लिए यूज किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया फंड बनाया गया था ना, निर्भया फंड बनाया गया जब 2012 में निर्भया केस आया। निर्भया फंड में जितना भी पैसा सरकार डालती है, करोड़ ऑफ रुपीज आप बोल सकते हो, वो यूज किया जाता है वुमेन सेफ्टी के ऊपर।
सिंपल, वुमेन सेफ्टी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स में कैमरास लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, चंडीगढ़ में देख लो, कहीं पे भी देखो, स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट में कैमरास, ये सब लगाया जा रहा है, उसी फंड से निकल के लग रहा है। इट इज ऑल अबाउट सेफ्टी ऑफ वुमेन, सिंपल। नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 2012, ये पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई। इसके तहत क्या है, जब आप कोई भी मेडिसिन बनाती है कोई कंपनी, उस मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले इस वाली ऑर्गेनाइजेशन से, इस वाले डिपार्टमेंट से पास होके जाना पड़ता है, जो आपका नारकोटिक डिपार्टमेंट है। वो देखता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी में क्या है जो नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। अब रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर में कैनबिस रिसर्च सेंटर ओपन किया गया है विद द हेल्प ऑफ कनाडा की एक कंपनी। कनाडा एंड इंडिया ने मिलके कैनबिस के ऊपर एक रिसर्च सेंटर ओपन किया है, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर है अपनी तरीके का इंडिया के अंदर, और ये कैनबिस के ऊपर रिसर्च करेगा। क्योंकि जो कैनबिस है ना, कैनबिस जो आपका है, उसका इस्तेमाल आप जितनी भी आपकी साइको रिलेटेड डिसीजेज है, मेंटल न्यूरो रिलेटेड डिसीजेज है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कैंसर का इलाज करने के लिए भी कैनबिस का इस्तेमाल होता है मेडिसिन में। और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो कैनबिस है, एक हमारे पास क्या है, ओपियम, उसका इस्तेमाल होता है, उसकी खेती हमारे देश में होती है। ओपियम की अगर हम बात करें, गुजरात में लीगल खेती होती है ओपियम की। किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ये सब चीजें करना मतलब क्या है, ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करने की आप कोशिश कर रहे हो, सिंपल। देन उसके बाद हमारे पास वही राहुल गांधी वाला केस आया। राहुल गांधी वाले केस में आपको पता है कि पहले इसको 2 साल की वर्डिक्ट सुनाई गई थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है कि ये वर्डिक्ट सही नहीं है, और उनकी जो 2 साल की वर्डिक्ट थी उसको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, राहुल गांधी को दोबारा से लोकसभा में ज्वाइन करवा लिया गया। राइट, इसी के बारे में ये आपके पास है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, वो वैसे भी हमारी गवर्नेंस का पार्ट है, उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इन बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो कौन डिस्क्वालीफाई करता है, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है। कौन डिस्क्वालीफाई करता है, प्रेसिडेंट। किसकी सलाह के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह के ऊपर, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। और अगर डिफेक्शन के बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई करना है तो फिर कौन करेगा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में, देखो द मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज कम अप विद इट्स 2022 स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर की मेट्रोलॉजी की रिसर्च करती है, मेट्रोलॉजी मतलब क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च करना, उसने एशिया के क्लाइमेट के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एशिया में कौन से इंसिडेंट, कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिले। नंबर 1 देखो, दैट इज अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट। इसमें हमें क्या देखने को मिला, इन द एनुअल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर ऑफ 2022 वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। प्री इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये डाटा उठाते हैं 1990 वाला। 1990 में जितना टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर सालाना होता था, उससे हमें कितना ज्यादा अब देखने को मिल रहा है, 1.15। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आपका जो स्टोर्ड, आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर था, वो सारे का सारा पिघल के नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाएगा। बाद में नदियों को पानी कहाँ से आएगा, ग्लेशियर सारे पिघल गए तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सेचेल्स वगैरह, ये सब क्या है, डूब जाएंगे, मॉरिशस वगैरह सब डूब जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे नंबर 2 ने बोला ओशन हीट कंटेंट रीच्ड अ न्यू हाई। ओशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा, साइक्लोन्स बहुत आ रहे हैं। पहले क्या होता था, इंडिया के इस साइड मतलब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आना वाज
सिंपल आप बोल सकते हो फिनोमिना की साल में 1-2 साइक्लोन्स आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि इस वाले एरिया में हर तरफ आपको लैंड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली अगर लंबे समय के लिए टेम्परेचर हाई रहेगा तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और जब किसी पॉइंट पे बीच में प्रेशर लो हो जाए और साइड्स में प्रेशर आपका क्या है? हाई हो, तो विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देन यहाँ पे आपकी जो फोर्स है, कौन सी फोर्स होती है वो? कॉरलिस फोर्स। जो आपकी कॉरलिस फोर्स है जो किसकी वजह से होती है? अर्थ के रोटेट होने की वजह से। वो क्या करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका प्रेशर लो है, साइड्स में प्रेशर हाई है, विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, कॉरलिस फोर्स क्या करती है? विंड को राइट साइड को डाइवर्ट कर देती है। दिस इज द राइट साइड, 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 और ये क्या होने लग जाएगा? ये हवाएं घूमनी स्टार्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा? साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन बनने के लिए लंबे समय के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, ऐसा नहीं 1-2 दिन का हाई टेम्परेचर होगा तो साइक्लोन बन जाएगा। और जो ये रिसेंट ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या है? इंडिया के बे ऑफ बंगाल में तो साइक्लोन्स आ ही रहे हैं, अरेबियन सी में बहुत सारे साइक्लोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अनयूजुअल इवेंट है। अरेबियन सी में पहले, आज से आप 10 साल पीछे चले जाओ, अरेबियन सी में कभी आपको 5 साल में एक आधा साइक्लोन देखने को मिलता था। आजकल क्या है? पिछले दशक से हमें क्या देखने को मिल रहा है? अरेबियन सी में साल में 2 से 3 साइक्लोन आ जाते हैं। कारण क्या है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन। क्योंकि ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, साइक्लोन्स डेवलप होंगे। सिंपल, ठीक है। ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है साइक्लोन्स वाला, होपफुली आपने वहां पे पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अगर हम बात करें 2022 हैड द सेकंड और थर्ड हाईएस्ट मीन सरफेस टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड। नॉर्दर्न साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न चाइना एक्सपीरियंस अबव एवरेज टेम्परेचर। मतलब ये जो ठंडे एरियाज है, ठंडे एरियाज कौन से हैं? ये देखो ऊपर रशिया है आपके पास सबसे पहले, रशिया के नीचे येलो वाला चाइना है आपका, देन रशिया के नीचे वो ऑरेंज वाला कजाकिस्तान है, वहीं पे उज्बेकिस्तान है, वहीं पे आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये सारी कंट्रीज है। मतलब ये आपके इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ठंडे एरियाज है, ठंडे इलाके हैं। सूरज की रोशनी कभी भी सीधी यहाँ पे नहीं पड़ती है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। साइबेरिया पूरे का पूरा क्या है? जमा हुआ है। साइबेरिया के ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन, जिसका पानी जमा हुआ होता है, लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो पानी क्या है? पिघल रहा है। तो मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बर्फ पिघलेगी, ओशन का वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकती। सिंपल चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का बड़ा अलग कंसेप्ट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे तो प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगी और कहीं पे प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगी। अब रिसेंटली हमारे पंजाब में देखो क्या हुआ, हिमाचल में देखो क्या हुआ, बहुत हाई आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या है? फ्लड दिख रहा है। ये अनयूजुअल है, इतनी प्रेसिपिटेशन हमारे यहाँ पे, मतलब बारिश इतनी होती नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बारिश आपको देखने को मिली। इट इज ओनली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो 23 ग्लेशियर्स इन हाई माउंटेन एशिया शोड अ कंटिन्यूड मास रिडक्शन। एशिया में आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, उसमें से 23 ग्लेशियर्स में क्या है? बहुत सारी बर्फ पिघल चुकी। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास फ्रेश वाटर नहीं बचेगा, इस चीज को हमेशा आपने याद रखना है। देन अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स ऑफ साइक्लोन्स, वही मैंने आपको समझाया, इंडिया के एग्जांपल लो, आप एशिया को भी छोड़ दो, इंडिया में भर भर के साइक्लोन्स आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25 tropical cyclones formed in the western North Pacific Ocean and South China Sea। यहाँ पे देखो, ये चाइना की तरफ आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा है, उसका वेस्ट जब मैंने बोला तो वेस्ट मतलब चाइना वाला एरिया हो गया, चाइना के आसपास
जापान के आसपास आपको बहुत सारे साइक्लोन्स, इंडिया के आसपास आपको बहुत सारे साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज, सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं फ्लड बढ़ेंगे, ड्रॉट बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉट वाले में देखो, यांगतेज रिवर बेसिन ऑफ चाइना एक्सपीरियंस्ड वर्स्ट ड्रॉट इन 6 decades impacting crops, energy, economy। ये जो यांगतेज रिवर है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है चाइना की। इसमें अगर वाटर लेवल कम होगा तो आसपास के एरिया में सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? वहां की जो फौना फ्लोरा है खत्म हो जाएंगे, वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या है? जनता इंपैक्ट होगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं। अभी पंजाब में फ्लड्स आए तो सबका नुकसान हुआ, सरकार का भी हुआ, जनता का भी नुकसान हुआ, सिंपल। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाई इज नेगेटिव मास इम्बैलेंस फॉर ग्लेशियर, अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट इज द नेगेटिव मास इम्बैलेंस, it refers to situation in which amount of ice or snow lost from the glacier or ice sheet through melting, sublimation or other processes exceeds to the amount of new ice and snow accumulation. In other words, glacier is losing more mass than it is gaining। तो नेगेटिव मास इम्बैलेंस क्या चीज है ग्लेशियर का? कई बार ना ऐसे शब्द पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज होता है। नेगेटिव मास इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि नया ग्लेशियर कम बन रहा है, पुराना ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो रहा है। तो मेल्टिंग ज्यादा है, फॉर्मेशन कम है, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव इम्बैलेंस, राइट। तो मतलब क्या है? ओवरऑल जो ग्लेशियर मास है वो हमारा कम हो रहा है। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1950 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे, और इट इज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। It is specialized agency of United Nations responsible for promoting international cooperation on atmospheric science, climatology, hydrology and geophysics। तो मतलब इसका काम क्या है? क्लाइमेट की रिसर्च करना, क्लाइमेट के रिलेटेड रिसर्च करना, एज सिंपल एज दैट, सिंपल। तो यहां तक समझ आया? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इसके पहले भी एक हमारे पास पीडीएफ थी, पिछली बार उसमें कुछ रह गया था, उस पीडीएफ को ओपन करो। सर पिछली बार वाला तो कंप्लीट हो गया था, उससे नहीं हुआ पिछली बेटा। बार वाले में रहा था सर। पिछली बार वाला कहाँ कंप्लीट हुआ? सर कंप्लीट हो गया तो उससे पिछली बार वाला था। अच्छा, एक मिनट मुझे देखने दो कौन से वाले की बात करूं। मुझे लग रहा है पिछली बार वाले में रहता था, पिछली बार वाले में रहता था ना, मुझे जहां तक याद है रहता था बेटा। हाँ यही था ना हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाला जो है। ओपन करो उस फाइल को, लास्ट टाइम हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये जो फोटो है बनी हुई है जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर एस्पेक्ट वाला यहाँ तक डिस्कस किया था। एंड आई थिंक हमने नीति आयोग रिलीज टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। ये लास्ट वाले 3-4 पेजेस जो है ये हमारे बचे हुए थे। तो उसमें ओपन करो फिर आपका नीति आयोग वाला टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 8। तो टॉपिक नंबर 8 में हमारे पास क्या है? नीति आयोग रिलीज्ड टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट बाय 2023 रिपोर्ट टू सपोर्ट ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है कि हम किस तरीके से आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाला टाइम पीरियड मतलब 2030 एंड 2070, 2030 तक क्या है, हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फुलफिल करना है। 2070 तक हमने क्या करना है? हमारे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या है? जितना आप कार्बन ऐड करोगे उतना आप कार्बन एनवायरनमेंट से निकालोगे। तो उसके लिए एक्शन प्लान, उसके लिए एक रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पे डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है?
Decarbonizing transport refers to process of reducing or eliminating carbon dioxide and other greenhouse gases emission from the transportation sector. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लेके आ रहे हो, इससे क्या हो रहा है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो अमिट नहीं हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एड ऑन नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी शायद बताया था कि ट्रैफिक में जाके खड़े हो जाओ, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि ट्रैफिक में जो आपके व्हीकल्स चल रहे हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी है कि वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सांस ली, आपके अंदर क्या गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके किसके साथ अटैच होगी? हीमोग्लोबिन के साथ, और आपको क्या है? सांस आएगी। सिंपल। अगर उस ऑक्सीजन के साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती है, CO जिसको बोलते हैं, वो अंदर जाती है, उसकी ज्यादा कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की। वो क्या है? ऑक्सीजन को परे कर देती है और खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो सांस आएगी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई और गैस अटैच होगी तो सांस नहीं आएगी। तो मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मतलब ये सारा जो है ये पोल्यूशन तो हमारा है ही है। अब एग्जांपल्स क्या दी गई है यहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन में, क्या क्या आप कर सकते हो? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप यूज कर सकते हो, यूजिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल मत करो, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लो। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को बनाया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको क्या है? एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस को करवाने के लिए। एनर्जी आप कहां से ले सकते हो? आप इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हो, आप कोयले से ले सकते हो, आप डीजल से ले सकते हो, या फिर आप क्या है? आप ग्रीन जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन एनर्जी फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि ये किसी भी तरीके को कोई पोल्यूशन नहीं कर रही है। अगर तो हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है कोयले का इस्तेमाल करके, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाया जा रहा है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वाला इंजन जब आप यूज करोगे अपने व्हीकल में, वो जब इंजन ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करेगा तो क्या एमिट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक तो वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ना ही ऑक्सीजन पोल्यूटेंट है ना ही वाटर वेपर पोल्यूटेंट है। तो मतलब क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन वाले इंजन यूज करो, ग्रीन हाइड्रोजन वाला फ्यूल यूज करो और आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं, बाकी ऑप्शंस भी हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल डीजल के साथ। मैंने आपको बोला 20% इथेनॉल मिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम क्या है 100% पेट्रोल ही यूज कर रहे हैं। 100% पेट्रोल क्या है? 100% ही पोल्यूशन करेगा। इसमें क्या कर लो, 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स कर लो। इथेनॉल पोल्यूशन नहीं करता, वो जलेगा तो पोल्यूशन कितना होगा? सिर्फ 80%। 20% से आपने कम कर दी। तो ऐसे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करो जिसमें क्या है? इथेनॉल को मिक्स किया गया हो। राइट? मतलब ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रहते हैं। देन स्टेटस ऑफ द एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्या स्टेटस है? कितना एमिशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कर रहा है? तो एज ऑफ 2021 ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया कंट्रीब्यूट अराउंड 14 to 15% ऑफ द कंट्रीज टोटल ग्रीन हाउस एमिशन। इंडिया जितना एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को, उसमें से 14 से 15% ग्रीन हाउस गैसेस कहां से एमिट हो रही है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। ये जो रेल गाड़ियां आप गाड़ियां चलाते हो, या फिर जो ये ट्रैक्टर्स चलाए जाते हैं, ट्रक चलाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिंपल। देन अगर हम बात करें विद द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट मोर देन 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कौन सा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है? रोड। हमारे पास रेलवे भी है, रोड भी है, एयरवेज भी है। सबसे ज्यादा हम किसको यूज करते हैं? रोड को। तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी कहां से होगा? रोड से ही होगा। इंडिया हैज द टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। 2070 तक हमने क्या नेट जीरो बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो उसके लिए आपको क्या इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाइलाइट्स हमारे पास क्या है? इंडिया हैज स्टिल नो ओवरऑल एमिशन और एनर्जी टारगेट फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हमने ये तो बोल दिया कि 2070 तक आपने क्या करना है?
कार्बन न्यूट्रल बनना है। लेकिन आपने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसका टारगेट क्या है, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो कर सकता है, कितना पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कर सकता है। मतलब ये जो आपका बड़ा प्लान है इसके अंदर अभी टारगेट्स को सेट करने में कमी है, वो टारगेट्स नहीं डिसाइड किए जा पा रहे हैं। India's transport sector emission could increase 65% by 2030 and 197% by 2050 from 2020 level। अभी जितना पोल्यूशन ये कर रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया, इनिशिएटिव ना लिए गए, तो 2030 तक 65% और बढ़ जाएगा और 2050 तक 197% बढ़ जाएगा। ये तो मतलब एक्शन लेने की जरूरत है। देन कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा रोडवेज है, देन दूसरे नंबर पे आपके पास रेलवे ट्रांसपोर्ट है। इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे किसी ने बोल दिया कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसमें क्या रेलवे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नहीं, उसमें क्या है आपका रोड है, रेलवे है, देन एयरवेज। सिंपल। recommendations क्या क्या रिपोर्ट के द्वारा दी गई है? द सक्सेस ऑफ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रेस्ट ऑन बोथ मोबिलिटी ट्रांजिशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन इन ट्रांसपोर्ट। दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ये है कि आप किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हो। क्या आप रेलवेज का इस्तेमाल कर रहे हो, रोडवेज का इस्तेमाल कर रहे हो? सिंपल सी बात है, एक रेल चलेगी, मालगाड़ी चलती है, कितना सारा सामान उसमें आप भर सकते हो, और उसी मालगाड़ी की बजाय आप क्या कर रहे हो, 50 ट्रक चला रहे हो, तो पोल्यूशन का डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली होगा। एक आप रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हो, एक आप क्या है वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे यहाँ पे है ना वाटरवेज, 106 वाटरवेज बनाने की बात की गई है कि गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, कावेरी के ऊपर, इन सब नदियों में क्या है शिप्स चलाई जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। आप एंशिएंट हिस्ट्री में शायद पढ़ रहे होगे, आगे चल के पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि तुम लोगों ने अशोका नहीं पढ़ा अभी तक, तो आगे चल के आप पढ़ोगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, पाटलिपुत्र हो गया, बनारस हो गया, सब पुरानी सिटीज है। ये सारी की सारी सिटीज क्या है, नदियों के किनारों पे। पाटलिपुत्र को देखो, वहां पे गंगा नदी में सोन नदी आके मिलती है। नदियों के किनारों पे क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए किश्तियों का इस्तेमाल करते थे, और वो किश्तियां चलती हैं इन नदियों में। तो आज उसको डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा नेशनल वाटरवे 1 गंगा के ऊपर है, इसको याद रखना है, ठीक है। जो आपका इलाहाबाद से चलेगा कहां तक ये चलेगा हल्दिया तक, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन? नंबर 1, इंक्रीज रिलायंस ऑन जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक तो आप हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हो, एक आप थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हो, एक आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हो। ये अलग अलग पावर प्लांट्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। न्यूक्लियर वाले में सबसे कम जो एमिशन है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वैसे हमारे देश में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्किंग है, टोटल 6 स्टेट में। उसमें से जो काकरपर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको गुजरात में मिलेगा, रिसेंट न्यूज में जुलाई में यही चल रहा था कि उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। राइट, कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब अच्छे खासे लेवल पे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करो, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किस चीज का इस्तेमाल करके, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके, हाइड्रो पावर डैम बना। और 5वें 6ठे नंबर पे जाके आता है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल, तो उसको नंबर 1 पे लेके आने की जरूरत है। उससे क्या होगा, उससे भी कार्बन एमिशन आपका कम हो जाएगा। नंबर 1 पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, देन आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स है, और थर्मल पावर प्लांट में क्या जलता है, कोयला जलता है, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट रैंप अप ऑफ पावर टू एक्स फ्यूल्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स फ्यूल्स का मतलब क्या है, डेवलप एंड इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने आपको बता दिया ग्रीन हाइड्रोजन, कि ऐसे फ्यूल्स की प्रोडक्शन बढ़ाओ जो क्या है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल जलाते हो तो कार्बन एमिट होगा ही होगा, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन जलाते हो तो वहां पे क्या है, कार्बन ही एमिट होगा, सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर वेपर एमिट होंगे। उन चीजों के ऊपर रिलाई करो, उस चीज की रिसर्च करो। देन
एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोयला क्या है हम बाहर से लेके आते हैं, ज्यादातर पेट्रोल डीजल हम बाहर से लेके आते हैं। जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग चीखते हैं, लोग चीखते हैं ना इस चीज को लेके कि सरकार को हम वोट नहीं करेंगे, प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार क्या करती है, मान लो कि 150 के ऊपर पेट्रोल चला गया, सरकार बोलेगी 50 रुपए हम दे देंगे, जितनी भी कंपनी है उनको बोलेंगे 50 रुपए हम दे देंगे, जनता को आप 100 रुपए ही चार्ज करो। 50 रुपए सरकार ने क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। सब्सिडी दे रही है ना सरकार, इससे क्या होगा, जनता 150 वाला पेट्रोल तो कम यूज करना था, 100 वाला ज्यादा यूज करेगी। अब जब पेट्रोल महंगा होता है, पहले तो क्या है हर एक बंदे के पास अपना अपना व्हीकल है, फिर वो सोचते हैं 3-4 ना इकट्ठे ही चलते हैं, या फिर ऑटो पे चले जाते हैं या फिर बस पे चले जाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है। सरकार सब्सिडी देके उसको सस्ता करेगी तो जनता ज्यादा यूज करेगी, ज्यादा यूज करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, इमिशन भी आपका ज्यादा होगा, इसको खत्म करने की जरूरत है। देन अगर हम बात करते हैं अवॉइड शिफ्ट इंप्रूव स्ट्रेटजी, इट फोकसेस ऑन 3 मेन एक्शंस। एक तो है अवॉइड करना, मतलब क्या कि अननेसेसरी यूज मत करो चीजों का। नंबर 2 इज शिफ्टिंग, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूल का इस्तेमाल आप करो एज कंपेयर टू लेस सस्टेनेबल फ्यूल। देन इंप्रूविंग, जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे फॉर टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी लगा लो, जैसे पहले आपके पास रेलगाड़ियां हुआ करती थी जो क्या है कोयले के ऊपर चलती थी और भर भर के धुआं निकलता था काले कलर का, ब्लैक कलर का स्मोक आपको देखने को मिलेगा, पुरानी मूवीज वगैरह देखो उसमें दिखाते हैं। आज डीजल के ऊपर पेट्रोल, डीजल के ऊपर नॉट पेट्रोल, डीजल के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गाड़ियां चलती हैं। डीजल वाली गाड़ी अगर चलती है तो धुआं निकलता है लेकिन वेरी लेस अमाउंट। मतलब आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी में एक अच्छा चेंज किया है, आप बोल सकते हो कोयले से आप डीजल के ऊपर आए हो, सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स, हमारे स्टेज 4 के बाद सीधा स्टेज 6 आया है, स्टेज 5 हम लेके नहीं आए क्योंकि हम क्या है सीधा स्टेप अप गए हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, स्टेज 6 स्टैंडर्ड आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां आ रही हैं, जो ऑटोज हैं, ऑटोज के पीछे लिखा होता है भारत 6, पहले लिखा होता था भारत 4, कि वो जो ऑटो है, जो ग्रीन कलर के ऑटो घूम रहे होते हैं उसके पीछे लिखा है भारत 6। क्यों लिखा होता है कि वो ऑटो उस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसमें सिर्फ उतना ही एमिशन होगा जितना भारत 6 स्टैंडर्ड्स के द्वारा सेट किया गया है, कि एक ऑटो मैक्सिमम इतना एमिशन करेगा। तो मतलब वहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करके क्या है, उसके इंजन में सुधार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, एमिशन कम। सो दीज आर एमिशन स्टैंडर्ड्स, कि एक गाड़ी, एक रेलवे कितना एमिट कर सकती है मैक्सिमम। तो वो जो कंपनी बनाती है गाड़ी को, ऑटो को बनाती है, वो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करके एमिशन कम करेगी। जैसे हमने कोयले वाली गाड़ी से डीजल वाली गाड़ी पे आए, एमिशन हमारा कम हो गया, सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, नीति आयोग के द्वारा एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इस फोरम को बनाया गया, जहां पे मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं कि कैसे आप कार्बोनाइजेशन को कम कर सकते हो और पोल्यूशन को कम कर सकते हो। देन फेम स्कीम हमारे पास है, फेम क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम स्कीम का क्यों लाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उनकी अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये बोला जा रहा है कि 2022 तक मोदी सरकार के द्वारा बोला गया था कि मेजॉरिटी ऑफ द जो व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। आज चंडीगढ़ में आपको गाड़ियां मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक, गाड़ियां स्कूटियां मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ऑटोज मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक, बसेस भी चंडीगढ़ ने चलाई है इलेक्ट्रिक, लेकिन बहुत कम है। तो मतलब अडॉप्शन जो है जनता के द्वारा उस लेवल पे नहीं की जा रही है। कारण क्या है, एक तो आपके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इस जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, वैसे चार्जिंग पॉइंट नहीं जगह जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ, मैंने उसको चार्ज करना है, वो 2 घंटे लेती है चार्ज होने में, कि या तो मैं घर में जाके उसको चार्ज पे लगाऊंगा। मान लो रास्ते में कहीं पे 2-3 दिन में बिजी रहा, कहीं पे मैंने दूर ट्रेवल करना था, मैं कहीं पे उसको चार्ज नहीं लगा पाया, तो वो तो चलेगी नहीं फिर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे पार्किंग्स होती हैं, पार्किंग्स में चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए कि आप गाड़ी को वहीं पे चार्ज लगा सको। जगह जगह पे आपके पास जैसे ये पेट्रोल पंप है, वैसे आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए।
जितनी भी कमर्शियल आपकी या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स है वहां पे ये होने चाहिए कि जनता उसको चार्ज कर सके। जनता इसलिए नहीं खरीदती है उसको। लोकल के जैसे स्कूटी है आपके पास इलेक्ट्रिक वाली, आप लोकल लोकल चला लोगे, दूर कभी नहीं लेके जाओगे उसको। रास्ते में उसकी चार्ज खत्म हो गया तो क्या करोगे चार्ज उसको, आपके पास सर्विस ही नहीं है चार्ज करने की, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान वही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन की बात करता है। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम खास तौर पे सरकार के द्वारा कोविड के दौरान लाई गई थी, जिसमें क्या है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उनको क्या है सरकार के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। उनको अगर मान लो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उनको इलेक्ट्रिसिटी कम दाम के ऊपर मिलेगी, उनको वाटर चाहिए उसका वाटर का बिल बाकी इंडस्ट्री से कम आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं कि आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हो इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। देन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, वही अगेन आ जाता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको आपने कम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नीति आयोग की रिपोर्ट जो डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर बात कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को जो यूएन की एक बॉडी है जो खास तौर पे एजुकेशन एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा क्या किया जा गया है, जो इटालियन सिटी है दैट इज वेनिस to the list of world heritage cities in danger due to the long standing problems such as over tourism and effect of the climate change। रिसेंटली अगर हम बात करें एक और सिटी है आपके पास दैट इज ओडेसा। ओडेसा आपको मिलेगा कहाँ पे, यूक्रेन में। वेनिस के बारे में आपने सुना होगा, इटली की बहुत ही फेमस सिटी है। इनको क्या डेंजर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। यूनेस्को की डेंजर लिस्ट क्या है, उसमें उन हेरिटेज प्लेसेस को ऐड किया जा रहा है या किया जाता है जो क्या है डिग्रेड हो रहे, जिनके खत्म होने क्या बोल सकते हो खराब होने के चांसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ओडिशा की बात करें, इसको क्यों ऐड किया गया, क्योंकि रशिया क्या है इनपोर्ट, ओडिशा आपके पास ब्लैक सी के पास एक आपको सिटी देखने को मिलेगी, यूक्रेन की सिटी है, ब्लैक सी के साथ लगती है, और वहां पे क्या है रशिया के द्वारा अटैक किया गया, और वहां का जो हेरिटेज था, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो हेरिटेज था, वो सब क्या डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसकी वजह से उसको डेंजर लिस्ट में ऐड किया गया। डेंजर लिस्ट में ऐड करने का मतलब ये है कि यूनेस्को के द्वारा उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहां की जो लोकल सरकार होगी उसको भी अब ज्यादा उसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो जो आपका हेरिटेज है वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, ताजमहल इज नॉट इन द डेंजर लिस्ट, बट स्टिल देखो ताजमहल के आसपास अगर इंडस्ट्रीज लगती रहती, हालांकि अभी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप नहीं लगा सकते हो, ताज जोन है ताजमहल के आसपास जिसमें क्या आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, अगर वो इंडस्ट्रीज लगती रहती तो वो ताजमहल का जो मार्बल है वो क्या है खराब हो रहा था और उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, तो बाद में वो ताजमहल जैसा था वैसा नहीं रहना। तो मतलब वहां पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और वहां पे भी क्या है यूनेस्को के द्वारा रिकमेंडेशंस इंडियन गवर्नमेंट को दी गई थी, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने वो ताज जोन जो है उसको बनाया ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो वेनिस है इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए इस करंट अफेयर के बारे में, तो आपको यूनेस्को के बारे में पता हो, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, और जो इटली है ये कहाँ पे है उसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इटली कहाँ पे पड़ता है, कौन सा कॉन्टिनेंट, पहले तो ये बताओ। यूरोप, यूरोप में कहाँ पे, नॉर्थ यूरोप, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट श्योर, वहां पे तो फ्रांस है या फिर स्पेन है, उसी के नीचे है। अगर हम बात करते हैं साउथ यूरोप में आपको देखने को मिलेगा इटली। अगर हम यूरोप की बात करें तो इस तरीके से आपको यूरोप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इधर है स्पेन, स्पेन के साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रांस, फ्रांस के साथ इधर क्या है आपका इटली, और नीचे आपको क्या देखने को मिलता है इधर, ये अफ्रीका है, और ये कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी।
तो मतलब मेडिटेरेनियन सी के साथ फ्रांस, स्पेन, इटली, इन सबका बॉर्डर लगता है। फ्रांस का इटली के साथ बॉर्डर लगता है। ध्यान से याद करो, वर्ल्ड वॉर 2 की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 में एक पार्टी आपके पास क्या थी, जर्मनी का हिटलर, देन इटली का मुसोलिनी, देन जापान, ये थी। दूसरी तरफ कौन था, फ्रांस, यूके। तो यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तभी तो यहाँ पे डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, सिंपल चीज। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यूनेस्को के बारे में आपको पता हो, सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ मुझे बिना देखे, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन, शुक्र है ये तो बोला। आगे, इन्वायरमेंटल, अभी मैंने क्या बोला, एजुकेशन के ऊपर काम करना है, एजुकेशनल। आगे, एस पे, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन, साइंटिफिक नॉलेज को एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। पिछली बार मैंने तुमको करवाया नहीं था कि यूनेस्को ने बोला है कि जो मोबाइल फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, इसको स्कूल्स में बैन कर दो अगर आप एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हो। उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है यूएन की तरफ से, वो खास तौर पे कौन लेता है, यूनेस्को लेता है। और ये यूएन की एक बॉडी है जिसका काम क्या है, एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल पे सुधारना। सिंपल चीज है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना। इसके अलावा आपको WHO देखने को मिलता है, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, देन यूएन की जो आपकी कोर्ट है वो आपको देखने को मिलती है। ये सब क्या काम करते हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उसमें से एजुकेशन के ऊपर कौन काम करेगा, यूनेस्को करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास था द आर्टिकल डिस्कसेस, नेक्स्ट वाला जो है, India's potential in the academic and scientific research while shedding light on the prevalent unethical practices like data manipulation and plagiarism। तो ये प्लेगरिज्म क्या है, प्लेगरिज्म होता है कि जब मैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं PhD कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद मैं अपना थीसिस लिखूंगा। थीसिस में अगर मैं क्या करूं, यहाँ से चीज उठा लूं, यहाँ से चीज उठा लूं, उधर से उठा लूं, उधर से उठा लूं, किसी को कॉपी कर लूं और उसको इकट्ठा करके कंपाइल करके कि नई फॉर्म दे दूं और बोलूं ये मेरा रिसर्च थीसिस है, तो वहां पे जो प्लेगरिज्म है वो आ जाता है। प्लेगरिज्म को आपने याद रखना है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका जो वो रिसर्च का थीसिस होता है उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर उसी टाइम बता देता है ये लाइन यहाँ से उठाइए, ये लाइन यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, तो आपका थीसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटीज में आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट है, इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, है तो वो भी प्लेगरिज्म, है तो वो भी प्लेगरिज्म अगर देखा जाए तो। ये इंफॉर्मेशन आपने उठाई और लिख दी। होना ये चाहिए आप रिसर्च करो, आपने जो देखा है वो लिखो, ना कि इंटरनेट से देख के, जैसे तुम लोग करते हो, प्लेगरिज्म ही करते हो तुम लोग, इंटरनेट से पढ़ लिया, लपड़ी तो कई बार एज इट इज उठा के लिख देती है, ये भी एज इट इज उठा के लिख दिया, दैट इज प्लेगरिज्म। कि खुद का ना लिखने के, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि उसको पढ़ लो, लिखना अपने अकॉर्डिंग। आप क्या करते हो, पढ़ते हो वही लैंग्वेज उठा के लिखते हो, दैट इज प्लेगरिज्म, कॉपी पेस्टिंग करना। और इससे क्या होगा, एजुकेशन की क्वालिटी डाउन चली जाएगी। और इंडिया में यही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन क्या क्या, नंबर 1 प्रेवलेंट डाटा मैनिपुलेशन एंड प्लेगरिज्म। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम खुद करते रहे यूनिवर्सिटी में MSc टाइम, कि मान लो आपको क्या एक रिपोर्ट बनानी है, आपने एक रिसर्च का टॉपिक आपको प्रोफेसर ने दे दिया और उसके ऊपर आपने क्या अपनी रिपोर्ट बनानी है, आपने क्या है एक्सपेरिमेंट करना है और फिर उसका पूरा डाटा वहां पे देना है। अब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता नहीं था और उसको अब 2 महीने तो हम लगे नहीं रह सकते, 1-2 दिन देखा नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर क्या किया, डाटा उठाया कि क्या क्या हो सकता है, पिछले वाले की फाइल उठाई, उसमें से 1-2 नंबर आगे पीछे करके बना दिया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। सिंपल ये चीज होती है। प्लेगरिज्म में भी यही चलता है, रिपोर्ट्स आपको MSc टाइम मास्टर्स टाइम बनानी होती है, सबमिट करनी होती है प्रोफेसर्स को, वो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट ही तो करते हैं, या पिछले वाले की प्रैक्टिकल फाइल ले लेते हैं, जो पिछले बैच वाले थे उसको उठा के वहीं से लिख दिया सारे का सारा। ये क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है और एथिक्स खराब कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना, चोरी करना। अब क्या कर रहे हो, किसी की नॉलेज चोरी कर रहे हो, किसी की रिसर्च चोरी कर रहे हो, आप ये सब सीख रहे हो, तो एथिक्स आपके बिगड़ रहे हैं अगर ध्यान से देखा जाए। आप अगर बच्चे को ये बता रहे हो कि तू वहां से चोरी करके यहाँ लिख सकता है,
किसी और के द्वारा बनाई गई चीज को तू अपना नाम लिख के अपना बना सकता है। बच्चे कहते हैं ना प्रैक्टिकल फाइल उठाई, नाम कट, अपना नाम। अब क्या सिखा रहे हो आप? ये सिखा रहे हो कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं। दिस इज एथिकल इशू, समझे? नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लियर एथिकल कोड्स। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में एथिकल कोड्स नहीं है। कोई भी स्कूल नहीं बताता कि हमारे क्या एथिक्स है, किन एथिक्स के ऊपर बेस्ड हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय दोज इन पावर, जो पावर में है वो मिस यूज करते हैं अथॉरिटी का। जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जैसा चाहे वैसा करते हैं, राइट? फियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी तुम लोगों से कई बार पूछता हूँ, तो तुम लोग कई बार तो जवाब देते हो, कई बार क्या है हिचकिचा जाते हो कि अगर एक्सप्रेस करेंगे पता नहीं आगे से सर क्या बोलेंगे। और ज्यादातर टीचर्स में ये गड़बड़ होती है। हालांकि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चों से निकलवा सकूं। कई टीचर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया, उसकी इतनी बेइज्जती करनी, इतनी बेइज्जती करनी कि बच्चा अगली बार क्या सही भी बोलने से पहले 2 बार सोचेगा कि ये गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग सोचते हो ऐसा? मुझे पता है सोचते हो तुम लोग भी ऐसे। बोलने से पहले 10 बार सोचते हो कि अगर ये गलत हुआ मेरी बेइज्जती बहुत होगी, क्योंकि तुम लोग बेइज्जती बहुत फील करते हो। उस वाले कल्चर को निकालना है, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि अगर आप गलत बताओगे, टीचर आपको सही बताएगा, उस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे। जो क्वेश्चन का आंसर आपने एक बार गलत कर दिया और आपको टीचर ने कांटा लगा के बता दिया कि इसका ये नहीं ये आना है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, अगर आप उसको बाद में एनालाइज करो कि क्यों गलत हुआ, वो आप कभी नहीं भूलोगे। जो सही हो गया ना, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। जो गलत हुआ है वो आपको हमेशा याद रहेगा। ये होता है जब आप एक्सप्रेस करते हो, बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका देते हो, उसकी कमी है। देन अ कल्चर पर्सपेक्टिव दैट समटाइम्स सीज चीटिंग एज हेल्पिंग। हमारे यहाँ पे चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो या दूसरे एग्जाम, वो छोड़ो, यहाँ जो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, टेस्ट दिया जाता है। चलो तुम लोग तो हो ही थोड़े नंबर में कम हो। जैसे मैं दूसरी क्लास लेता हूँ, वहां पे जैसे 30-40 बच्चे हैं, उनको टेस्ट दिया है ना, उनको टेस्ट दे दिया, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से चीटिंग कर करके बताना इसका, बताना ABCD क्या है, ऐसे करते हैं। अब उनको पता भी है कि जब पेपर तुम देने जाओगे वहां तुम्हें कौन चीटिंग करने देगा, और करवाएगा भी कौन, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन स्टिल उनको लगता है कि नहीं नहीं करना है चीटिंग, बस आदत पड़ चुकी है, आप बोल सकते हो। और बोर्ड के एग्जाम में, 10th के बोर्ड के एग्जाम, 12th के बोर्ड के एग्जाम, वो टीचर्स खुद चीटिंग करवाते हैं। टीचर्स खुद बताते हैं ये लिख लो वो लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है मेरे 2020 में जो पेपर मैंने दिया था, ये सिविल सर्विसेज वाला, उसमें ना मैं वो CSET का पेपर कर रहा, और मेरा मैथ कोई बहुत अच्छा नहीं है, और मैं हमेशा मैथ को इग्नोर करता हूँ, रीजनिंग और उसको। तो मैं मैथ कर रहा, वहां पे नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था, मुझे नहीं आ रहा था, मैं उसको ट्राई कर, मेरे पास टाइम था, मैं ट्राई कर रहा था। मैडम आइए इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं देखूंगी क्यों बता रही है भाई तू, मुझे मुझे नहीं करना। और वो क्वेश्चन मैंने एज इट इज वहीं पे छोड़ दिया, मैंने उससे पूछा भी नहीं उस मैडम से, वो खुद बता रही है। तो उसको एक्साइटमेंट होगी कि मुझे आता है, मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। ये जो टीचर का बिहेवियर है, ये भी गड़बड़ करता है। और बच्चों को लगता है कि ये हेल्पिंग है, ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। बच्चे वहां पे चीटिंग सीख रहे हैं, और वो चीटिंग हर एक फेज ऑफ लाइफ में जाके करेंगे। सिंपल। देन इंक्रीज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉलेज कैंपस। पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लो, पढ़ाई कम है, पॉलिटिक्स ज्यादा है। और पढ़ाई में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर में क्या दिखाया जाता है कि ऋषि मुनि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे ऋषि जो है इतनी अथॉरिटी बच्चों के ऊपर रखते थे, कितना वो अपने गुरु से डरते थे, कितना वो अपने गुरु को मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। वो चीजें आज खत्म हो चुकी है। कारण क्या है? एथिकल डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन सिस्टम, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, टाइम ऊपर हो गया और मेरा लेक्चर एक जगह और भी है, वो लेकर जाएंगे। कुछ भी समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, बाकी करते हैं कल। ओके सर। ओके बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके जी।